सोमवार 6 दिसंबर। बांद्रा वेस्ट में टर्नर रोड पर सामन चौक के करीब वो एक दरमियाने दर्जे का बार था जिसका नाम पेड्रोस था। रात के 10 बजे वहाँ काफ़ी रौनक थी। हैवी क्लाइंटल का वक्त था, इसलिए वहाँ काफ़ी शोर शराबा था, जिसमें वहाँ बजता रिकॉर्डेड म्यूज़िक भी इजाफा कर रहा था। उस घड़ी वहाँ हर कोई कंपनी के साथ था। जो सुरा प्रेमी कंपनी से महरूम थे, अकेले थे, उनका मुकाम बार का लंबा काउंटर था जो कोई दर्जन भर बार स्टूल से सुसज्जित था, जिनमें से 4-5 ही अभी ऑक्यूपाइड थे। ऐसे ऑक्यूपेंट्स में से एक बार के परले कोने के करीब के एक स्टूल पर तभी आके बैठा था। संयोगवश तब उसके आसपास के बार स्टूल खाली थे। वह गेहूँ रंग का और स्थूल नए नक्श वाला व्यक्ति था। उसकी नाक के नीचे नफासत से तराशी गई मूछें थीं जो उसके होठों की कोरों से बाहर तक जाती थी। मोटे फ्रेम का चश्मा लगाया था, काली कमीज और नीले रंग की जीन्स जैकेट पहने था और सिर पर नीले रंग की गोल्फ कैप लगाया था। स्टूल पर काबिज होते ही उसने हाथ में थमा अपना बैग, जो कि डॉक्टरों के विजिट बैग जैसा था, काउंटर पर एक बाजू में रखा। गोल्ड फ्लैग का एक पैकेट और लाइटर जेब से बरामद किया और मशीनी अंदाज से एक सिगरेट सुलगा लिया। पैकेट और लाइटर उसने अपने सामने रख लिए। सिगरेट के कश लगाते उसकी निगाह पैनी होती सारे हॉल में फिरी। सर, गोल्फ कैप वाला वापस घूमा। वो रश का वक्त था, इसलिए बार पर एक की जगह 2 बारमैन मौजूद थे, जिनमें से एक उस घड़ी उससे मुखातिब था। क्या सर्व करूं सर? बारमैन ने अदब से मुस्कुराते हुए पूछा। लार्ज ब्लैक लेबल ऑन रॉक्स, नए मेहमान ने ऑर्डर दिया। कमिंग राइट अवे सर। 2 मिनट में पीनट्स के छोटे से बाउल के साथ उसका ड्रिंक उसके सामने मौजूद था। विस्की ऑन रॉक्स। प्रेमी मेहमान ने काउंटर पर बारमैन की तरफ एक 500 का नोट रखा। अभी तो पहला ड्रिंक है सर, बारमैन बोला। आप ड्रिंक एंजॉय कीजिए, पेमेंट एंड में एक साथ देना। ये पेमेंट नहीं है, गोल्फ कैप वाला बोला, टिप है। बारमैन के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। जल्दी ही जिनकी जगह हर्ष ने ले ली। उसने मुस्तैदी से सर को सलाम ठोका, नोट उठाकर फिर सलाम ठोका, फिर बोला थैंक यू सर। गोल्फ कैप ने गर्दन के हल्के से खम से थैंक यू कबूल किया और बोला, नाम बोले तो? सीरो सर, सीरो स्कालो। गोवानी। यस सर। बार का नाम भी गोवानी, मालिक भी तो गोवानी नहीं है। बार का नाम बार के मालिक के नाम पर ही है। मालिक पेड्रो कार्डोजो। बोले तो इधर का आधा स्टाफ गोवानी है। आई सी। सीरो, मेरे को इंतज़ार की आदत नहीं। तुम्हारी टिप स्पेशल इसलिए है, एडवांस इसलिए है कि मेरा गिलास खाली ना दिखाई दे। नहीं दिखाई देगा सर। I'll keep a watch on your drink, sir. Thanks. वेलकम सर। बारमैन वहाँ से हटने को मोड़ा, ठिठका, फिर बोला, सर एक बात पूछें? आपकी इजाज़त से। पूछो। आप डॉक्टर? कैसे जाना? बारमैन ने काउंटर पर उसके बाजू में पड़े बैग की तरफ इशारा किया। सर, फिर बोला, ऐसा बैग डॉक्टर लोग ही रखते हैं। ठीक पहचाना। हाँ भाई, मैं डॉक्टर, कोई मशवरा चाहिए तो इस वक्त नहीं मिल सकता। नो सर, ऐसे ही पूछा, आउट ऑफ आइडल क्यूरोसिटी। थैंक यू सर। बारमैन परे हट गया। ड्रिंक चुसकते गोल्फ कैप की निगाह फिर हॉल की तरफ भटकी। जिस शख्स की वजह से वो वहाँ मौजूद था, वो उसे हॉल के पहले मुआयने में ही दिखाई दे गया था। विशाल हॉल के बीचों बीच एक चौकोर पिलर था, जिसके बार की ओर के रुख के पहलू में लगी चौकोर टेबल पर वो मौजूद था। उस घड़ी वो सलीके के कपड़े पहना था, लेकिन फिर भी टपोरी ही लग रहा था, जो कि हकीकतन वो था। उसके साथ उसके 3 हमउम्र दोस्त थे और समाजी हैसियत में वो तीनों भी उससे 19-20 ही लग रहे थे। चारों ड्रिंक कर रहे थे, कबाब चबा रहे थे, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे, संजीदगी से बातें कर रहे थे, जिससे लगता था कि अभी ढेर नहीं पी चुके थे, वरना बेबात हंस रहे होते, बेवजह ठहाके लगा रहे होते। उसकी निगाह का मरकज शख्स अधेड़ावस्था की ओर अग्रसर था। रंगत सांवली थी, क्लीन शेव था और उसके सिर पर घने काले बाल थे। कान ऐसे थे जैसे कनपटियों के साथ टंगे लटक रहे हों। वो कलफ से अकड़ी हुई झक सफ़ेद कमीज़ और काली पतलून पहने था। खामोशी से उसने अपना ड्रिंक खत्म किया। बारमैन सीरो जैसे जादू के जोर से नए ड्रिंक के साथ काउंटर की परली तरफ उसके सामने प्रकट हुआ। इस बार साथ में वो 2 नए बाउल लाया था, जिनमें से एक में पोटैटो वेफर्स और दूसरे में भुने हुए काजू थे। वो अतिरिक्त सर्विस ज़रूर मोटी टिप का नतीजा थी। जाना नहीं अभी? उसे परे हटने को तत्पर पाकर गोल्फ कैप जल्दी से बोला। बारमैन ठिठका।
उसकी सवालिया निगाह मेहमान पर पड़ी। बाई चांस यहाँ मुझे अपना एक फ्रेंड दिखाई दे गया है। कहाँ सर? बारमैन ने पूछा। गुलकैफ ने बताया, फिर बोला, उन 4 जनों में एक मेरा फ्रेंड है, बाकी 3 से मैं वाकिफ़ नहीं। क्या पी रहे हैं वो लोग? ब्लेंडर स्प्राइट सर। 3 जने विद सोडा एंड आइस, और वो सफ़ेद कमीज़ वाले साहब जिन ऑरेंज जूस। विस्की विद ऑरेंज जूस? गोल्फ कैप ने यूं दोहराया जैसे याद रखना चाहता हूँ। यस सर, कॉकटेल ऑफ विस्की एंड ऑरेंज जूस। पर वो स्क्रू ड्राइवर ना बोले, विस्की विद ऑरेंज जूस बोले। आई सी। आपके फ्रेंड उनमें से कौन है सर? अभी खुद ही मालूम हो जाएगा। जब फ्रेंड को मालूम होगा कि मैं भी यहाँ था तो वो दौड़ा मेरे पास आएगा। जो यूं मेरे पास आए वही मेरा फिर फ्रेंड। ओह, लेकिन वो जुदा बात है। अब वो बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका है। वो क्या है कि मैं अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। पूछो क्या करूँगा, कैसे करूँगा? बताइए सर। उनका ड्रिंक्स का अगला राउंड मेरी तरफ से। 3 लार्ज ब्लेंडर स्प्राइट विद सोडा एंड आइस एंड 1 विद ऑरेंज जूस। बोले तो स्क्रू ड्राइवर। नो? यस सर। मैं ऑर्डर लगाऊँ? अभी। उनके मौजूदा ड्रिंक्स की क्या पोजीशन है? मेरे पीठ पीछे तुम्हें दिखाई देती है। फिनिश ही है सर। वाइट शर्ट वाले साहब तो अभी अपना गिलास खाली करके उठे। मेरे ख्याल से टॉयलेट जा रहे हैं। ओके, तुम ड्रिंक लगाओ, लेकिन अभी सर्व नहीं करने का। जी। ड्रिंक लगाओ और अभी इधर मेरे पास ले आओ। आगे बोलता हूँ, अभी इतना करो। सहमति में सिर हिलाता बारमैन वहाँ से हिला। 5 मिनट बाद ड्रिंक्स की ट्रे के साथ वो वापस लौटा। गोल्फ कैप के इशारे पर उसने ट्रे उसकी कोहनी के करीब काउंटर पर रख दी। गुड, गोल्फ कैप बोला। यह ट्रे सर्विस के लिए वेटर को तब ले जाने को बोलना जब वाइट शर्ट वाले साहब अपनी टेबल पर लौट आए। सर, वो बोलेंगे अभी ऑर्डर तो नहीं दिया नहीं था। वेटर बोलेगा ये राउंड चार्ज नहीं होगा क्योंकि बिल उनके किसी खास फ्रेंड ने दिया जो अभी 10 मिनट में उनसे मिलता है। बरोबर? बारमैन हड़बड़ाया। बरोबर कोई संभ्रांत व्यक्ति नहीं बोलता था। एक आध हल्का फिक्रा पहले भी मेहमान के मुंह से निकला था, लेकिन उसने उसकी तरफ वैसी तवज्जो नहीं दी थी जैसी अब बरोबर की तरफ दी थी। आई मीन ओके, गोल्फ कैप बोला। यस सर। अपनी विचारधारा को काबू में करता बारमैन बोला। क्वाइट ओके सर। वेटर को जब ठीक से समझा लोगे? यस सर, जैसा आप बोलो। जैसा आप बोला वो एग्जैक्ट वैसे ही बोलेगा। गुड, आई एम ग्लैड। बारमैन पर ही हट गया। अब बार पर गोल्फ कैप की तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। उसने आजू बाजू निगाह दौड़ाकर एक बार फिर तस्दीक की, फिर हौले से अपनी जैकेट की दाईं जेब में हाथ सरकाया। हाथ जब बाहर निकला तो अंगूठे और तर्जनी उंगली की पकड़ में एक सफ़ेद गोली थी। उसने पूरी चौकसी के साथ हाथ ट्रे की तरफ बढ़ाया और गोली स्क्रू ड्राइवर में छोड़ दी। 1 मिनट में गोली ड्रिंक में घुल गई और उसका वजूद ख़त्म हो गया। फिर उसने मुकम्मल तौर से अपनी तवज्जो ट्रे की तरफ से हटा ली। 5 मिनट बाद उसने सफ़ेद कमीज़ वाले को अपनी टेबल पर वापस लौटते देखा। बारमैन ने भी वो नज़ारा किया। उसने एक वेटर को इशारा किया। वेटर तत्काल बार पर पहुंचा और ट्रे उठाकर वापस हो लिया। गोल्फ कैप ने उसे चौकड़ी को नए ड्रिंक सर्व करते देखा। 1 मिनट वेटर वहाँ ठिठका, जबकि एक जना उससे बात करता मालूम पड़ा। फिर वेटर खाली ट्रे के साथ वहाँ से हट गया। पीछे चारों अपने अपने ड्रिंक पर काबिज हुए। सफ़ेद कमीज़ ने अपने ड्रिंक को आधे के करीब ख़त्म करने में 10 मिनट लगाए। बार के पृष्ठ भाग में बार की पूरी लंबाई में सजावटी लिकर कैबिनेट्स थी। उन सब की पीठ पीछे जो शीशे लगे हुए थे वो लुकिंग गिलास थे, जिनमें से पीछे का लगभग सारा हाल प्रतिबिंबित होता था, और गोल्फ कैप बिना गर्दन घुमाए अपनी पीठ पीछे का तमाम नज़ारा कर रहा था। सफ़ेद कमीज़ वाले के ड्रिंक के घटते लेवल से वो संतुष्ट था। गोली इतनी स्ट्रांग थी कि उसका असर सामने आने के लिए सफ़ेद कमीज़ वाले का गिलास खाली होना ज़रूरी नहीं था। असर सामने आया। एक का एक सफ़ेद कमीज़ वाले के हाथ से गिलास छूट गया और उसने दोनों हाथों से अपना गला थाम लिया। फिर पहले वो औंधे मुंह टेबल पर गिरा, वहाँ से लुढ़का तो फर्श पर ढेर हो गया। तत्काल आसपास खलबली मच गई। उसके तीनों जोड़ीदार घूंट लगाना भूल गए। झपटते से वो अपने धराशायी दोस्त के करीब पहुँचे और उसे पुकारते पहले हिलाने डुलाने फिर झंझोड़ने लगे। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, एक ने अंतर्नाद किया। यहाँ कोई डॉक्टर है बाई चांस? दूसरे ने घबराए लहजे में सवाल किया। इज़ देयर अ डॉक्टर इन दिस हाउस? तीसरा दोनों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोला। बारमैन ने व्यग्र भाव से अपने स्पेशल मेहमान की तरफ देखा। गोल्फ कैप ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उठकर घटनास्थल पर पहुंचने की कोई व्यग्रता नहीं दिखाई। उसने इत्मीनान से अपना गिलास खाली किया, फिर स्टूल पर से उतरकर आगे बढ़ा। वही जानता था कि गोली उस शख्स की हालत मरने जैसी कर सकती थी, लेकिन वो मरने वाला नहीं था। हटो हटो, करीब आता वो बोला। हटो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो। तब तक धराशायी व्यक्ति के इर्द गिर्द स्टाफ की ओर
मेहमानों की छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सबने तत्काल उसके लिए रास्ता बनाया। कथित डॉक्टर ने झुककर अचेत व्यक्ति का मुआयना किया। सबने तत्काल उसके लिए रास्ता बनाया। कथित डॉक्टर ने झुककर अचेत व्यक्ति का मुआयना किया। उसकी नब्ज टटोली, दिल की धड़कन चेक की, दोनों आंखों को जबरन बारी बारी खोलकर उनके भीतर झाँका। बार पर मेरा विजिट बैग पड़ा है, गोल्फ कैप ने कहना चाहा। मैं ले आया सर, बारमैन जीरो उसके पीछे से बोला। उसने डॉक्टर को उसका बैग थमाया। गोल्फ कैप ने बैग से स्टेथोस्कोप निकालकर अचेत व्यक्ति की छाती टटोलने का नाटक किया। कोई सडन अटैक आया है। फिर कान से डॉक्टरी आला हटाता बोला, अस्पताल में इनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है। श्रोताओं को सस्पेंस में डालने के लिए वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, करीबी मेरा नर्सिंग होम है, मैं वहाँ से एम्बुलेंस बुलाता हूँ। सबके सिर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सहमति में हिले। उसने मोबाइल निकालकर फेवरेट्स में दर्ज एक नंबर पंच किया। फिर उपकरण में बोला, एम्बुलेंस पैड्रोस बार में, बार टर्नर रोड, सामन चौक के करीब, फ़ौरन, मैं वहीं हूँ। उसने मोबाइल जेब के हवाले किया। डॉक्टर साहब, धराशायी सफ़ेद कमीज़ वाले का एक साथी व्यग्र भाव से बोला, एम्बुलेंस तो आते आते आएगी, तब तक इसे कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो दीजिए। एम्बुलेंस में ऐसी इमरजेंसी हैंडल करने में एक्सपर्ट एक डॉक्टर भी होगा, गोल्फ कैप बोला। एम्बुलेंस में इमरजेंसी इक्विपमेंट भी। तभी बाहर कहीं सायरन की आवाज़ गूंजी। लो, वो बोला, आ गई एम्बुलेंस। ओह। सायरन की आवाज़ आनी बंद हुई। तुरंत बाद वो दो सफ़ेद वर्दी और टोपीधारी अर्दली बीच में स्ट्रेचर उठाए आगे पीछे चलते वहाँ पहुँचे और बिना किसी से निर्देश प्राप्त किए उन्होंने सीधे धराशायी सफ़ेद कमीज़ वाले को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया। उन्होंने बड़ी दक्षता से धराशायी व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लादा और स्ट्रेचर उठाए वहाँ से वापस लौट चले। गोल्फ कैप ने तब तक अपना स्टेथोस्कोप वापस विजिट बैग के हवाले किया था और बैग करीबी मेज़ पर रख दिया था। तब बारमैन सीरो ने बड़ी मुस्तैदी से, बड़ी जिम्मेदारी से बैग अपने अधिकार में ले लिया था। आखिर डॉक्टर साहब का बैग पीछे बार पर से उठाकर भी तो वही लाया था। बैग का ध्यान रखना तो बनता था। बैग से वक्ती तौर पर उदासीन डॉक्टर अर्दलियों के पीछे हो लिया। अचेत व्यक्ति के 3 हम प्याला दोस्त भी स्ट्रेचर के पीछे लपके। बाहर मुख्य द्वार के एन सामने नीली पायलट लाइट चमकाती एक एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसके पिछले दोनों दरवाजे खुले थे। दोनों अर्दलियों ने अचेत शरीर को स्ट्रेचर समेत दाईं ओर के एक बेड जैसे बेंच पर स्थानांतरित किया। फिर खुद भी भीतर सवार होकर बाईं ओर के बेंच पर जाकर बैठे, जहाँ गले में स्टेथोस्कोप लटकाए एक सफ़ेद कोटधारी व्यक्ति पहले से मौजूद था। एम्बुलेंस का इंजन चालू था और ड्राइविंग सीट पर अर्दलियों जैसे ही वर्दी पहने ड्राइवर मौजूद था। हम साथ चलेंगे, तीनों साथियों में से एक बोला। पीछे आना, गोल्फ कैप बोला। ये छोटी गाड़ी है, मारुति इको की एम्बुलेंस बनवाई है, इसमें जगह कहाँ? लेकिन वक्त ख़राब ना करो, पेशेंट की जान के लिए एक एक सेकंड कीमती है। एम्बुलेंस की साइडों में दूसरा एकाएक बोला, चरक नर्सिंग होम लिखा है। वो तो कोलाबा में है, बांद्रा में भी है, थाने में भी है, कल्याण में भी है। गोल्फ कैप इत्मीनान से बोला, जाने दो अब। ये देखकर तीनों ने कुछ चैन महसूस किया कि एम्बुलेंस के भीतर मौजूद डॉक्टर उनके अचेत साथी के मुंह पर ऑक्सीजन सप्लाई का वो भौंपा लगा रहा था, जिसकी रबड़ की ट्यूब करीब पड़े ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़ी हुई थी। भीतर बैठे एक अर्दली ने हाथ बढ़ाकर एम्बुलेंस के दोनों दरवाजे उन तीनों के मुंह पर बंद किए। तब दरवाज़ों पर पूरी लंबाई में मोटे लाल कैपिटल लेटर्स में लिखा दिखाई दिया, एम्बुलेंस। गोल्फ कैप लपक कर आगे ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठा और फ़ौरन पहले से स्टार्ट एम्बुलेंस, ये जा वह जा। पुलिस पहुंची। अचेत व्यक्ति के तीनों साथी और लोकल थाने से आए एक सब इंस्पेक्टर बार के मालिक पेड्रो कार्डोजो के ऑफिस में उसकी हाजिरी में मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर का नाम उलास देवरे था, जो कि वो आते ही घोषित कर चुका था। बादाखोरों की चौकड़ी के तीनों साथी अपना परिचय दे चुके थे और बोल चुके थे कि उन्होंने ही 100 नंबर पर कॉल लगाई थी। अगवा का केस है, एक हरीश गावली आवेश में बोला। सरासर अगवा का केस है। खामा सब इंस्पेक्टर अप्रसन्न भाव से बोला। नहीं, खामा हमें पूरा यकीन है कि एक नपी तुली स्कीम के तहत भरे हॉल में से हमारे साथी का अगवा हुआ है। वो डॉक्टर वैसे ही आवेश से दूसरा पप्पू मलानी बोला। कहता था एम्बुलेंस तो बहुत करीब से आना था। एम्बुलेंस आनन फानन यहाँ पहुँची थी। उससे भी जाहिर होता है कि वो बहुत करीब से आई थी। हमने इस बार से 1 किलोमीटर के दायरे में पता किया था। उस दायरे के भीतर कोई चरक नाम का नर्सिंग होम नहीं था। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नर्सिंग होम ही नहीं था। तीसरा कल्याण राजे बोला। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर हुंकार भरी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए वो कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बोला, आप लोग थोड़ी देर चुप करें, मैं बोलूं तो बोलें, ओके? तीनों के सिर सहमति में हिले। सब इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकाला और काफ़ी देर तक उसके साथ व्यस्त रहा।
एम्बुलेंस चोरी की थी, आखिर वो बोला। चरक नर्सिंग होम कोलाबा के कंपाउंडर से शाम 6 बजे चुराई गई थी। कोलाबा थाने में चोरी की बकायदा रपट दर्ज है और बकौल उनका कोलाबा के अलावा और कहीं कोई नर्सिंग होम नहीं है। हैरानी से तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जाहिर है कि एम्बुलेंस एक मिशन के तहत चुराई गई थी, इसलिए कल तक यकीनन शहर में कहीं लावारिस खड़ी मिल जाएगी। तो हरीश गावली बोला, अब तो आप मानते हैं ना कि हमारे साथी को अगवा किया गया था? सब इंस्पेक्टर ने जवाब ना दिया। वो बार के मालिक की तरफ घूमा। इधर सीसीटीवी की क्या पोजीशन है? इंतज़ाम है बराबर? चौकस? बोले तो मैंडेटरी फॉर ऑल सच एस्टेब्लिशमेंट्स। इंतज़ाम तो है, पेट्रो बोला, बट सब इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा। आउट ऑफ ऑर्डर है। उसके स्वर में खेत का पुट आया। वेरी गुड, सब इंस्पेक्टर वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। अभी ज़रूरत का वक्त है तो आउट ऑफ ऑर्डर है। आई एम सॉरी, दिखता है मेरे को सॉरी। पेड्रो ने सिर झुका लिया। सब इंस्पेक्टर तीनों की तरफ घूमा, फिर जैसे उसने तीनों से सवाल किया, अपने अगवा चौथे साथी की कोई तस्वीर है आप में से किसी के पास? तीनों ने आपस में खुसुर फुसुर की। किसी के मोबाइल के कैमरे में हो, भले ही वो ग्रुप में हो। तीनों के सिर इनकार में हिले। हुलिया तो बयान कर सकते हो या वो भी नहीं? तीनों ने मिलजुल कर यथासंभव वो काम किया। नाम, पता, कारोबार भी बोलने का सब इंस्पेक्टर ने नया हुक्म जारी किया। नाम अनंतराव धोवाले। इस बार सिर्फ गावली बोला। पता फ्लैट 204 दूसरा माला, तानाजी अपार्टमेंट, कनाट रोड, घोड़ा पड़ाव। कारोबार बोले तो एक प्रॉपर्टी डीलर का फील्ड ऑपरेटर है। कौन प्रॉपर्टी डीलर? किधर है कारोबार उसका? नाम रत्नेश पाटिल, ऑफिस गोपाल नगर, लोअर परेल। ऑफिस का नाम ग्लोब रियल इस्टेट एजेंसी। सब इंस्पेक्टर जो कुछ बताया जा रहा था अपने मोबाइल में नोट कर रहा था। फिर बोला, अभी बोलो, आप लोगों के साथी की कोई तस्वीर उसके घर पर हो सकती है? तीनों में खुसर फुसर हुई। कह नहीं सकते। फिर काबली बोला, क्यों? सब इंस्पेक्टर ने नेत्र सिकुड़े। दोस्त के घर आना जाना नहीं था? आना जाना तो था, लेकिन तस्वीर वाली बात की तरफ हमने कभी तवज्जो नहीं दी थी। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाकर अपने साथी की बात का अनुमोदन किया। फैमिली मैन था तो सही, पर फैमिली औरंगाबाद में, इधर अकेला रहता था। फैमिली आती जानी रहती थी, पर अमूमन अकेला रहता था। वो इधर हमारे साथ था। बोले तो पीछे उसका फ्लैट तालाबंद मिलेगा। अभी बोलो, कैसे जाना था कि जिस गोल्फ कैप वाले का तुम लोगों ने जिक्र किया वो डॉक्टर था? हमने ना जाना, उसने खुद जनवाया। धोवाले के एकाएक बेहोश होकर गिरते ही हम घबरा गए थे। हम तो गुहार लगा रहे थे, कोई डॉक्टर को बुलाओ, हाल में कोई डॉक्टर मौजूद है। तो वो खुद ही वहाँ आ गया था और उसने बोला कि वो डॉक्टर था। कहाँ से आ गया था? किसी दूसरी टेबल से उठकर? बोले तो बार पर से उठकर, और बोले तो अकेला था, शायद इसलिए बार पर बैठेला था। वो खुद बोला था वो डॉक्टर था, वैसे किसी को मालूम नहीं था। बोले तो भाई, बार का कोई रेगुलर पैटर्न हो तो स्टाफ जान जाता है कि वो कौन था, उसका कारोबार क्या था। मसलन कोई ट्रेडर था, इंजीनियर था, बिल्डर था, लॉयर था, डॉक्टर था वगैरह। शायद बारमैन को कुछ मालूम है, पेड्रो बोला। बुलाओ। बारमैन जीरो स्कालो पेश हुआ। सब इंस्पेक्टर ने धीरे से उसको बार के अपने अकेले मेहमान को बयान करते सुना। तूने उसकी उम्र 45 के आसपास आकी। बारमैन खामोश हुआ तो सब इंस्पेक्टर बोला, यानी निगाह का चश्मा लगाता था सर, फैशन करता था। क्या बोला? उसका मोटे फ्रेम वाला चश्मा प्लेन ग्लासेस वाला था। बोले तो ग्लासेस नंबर्ड नहीं थे। तेरे को क्या मालूम? सर, मेरे सामने बैठेला था, मेरे से डायलॉग करता था, मालूम पड़ा ना। ग्लासेस विदाउट टिंट हो, वाइट हो और कोई दूसरा उनमें झांके तो आंखें नॉर्मल से छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। बहुत सियाना है भाई तू, मेरे को नहीं मालूम था। सर, 0 नंबर के लेंस वाले ग्लासेस फैशनेबल ब्यूटी लोगों में आजकल पॉपुलर। और मैं? पुलिसिया उसे घूरता बोला, ना आजकल का हूँ ना फैशनेबल। ठीक? सॉरी सर। सॉरी कबूल और काबू में रह के बोल। यस सर, श्योर सर। तो वो फैशन करता था? अभी बोले सर। अरे कल्पना, मेरे को जवाब दे। सर, चश्मा मोटे फ्रेम का था, क्या पता उससे फेस का कोई डिफेक्ट छुपाता हो, ऐसा डिफेक्ट छुपाता हो जिसकी वजह से उसकी शनाख्त आसानी से हो सकती हो। जब तो बिना नंबर के प्लेन ग्लासेस बोला तो उससे क्या छुपता होगा? उसकी ऐसी मर्जी होगी तो गॉगल्स लगाए होता क्या? रात के टाइम लगाते हैं लोग, फिर तो यही बात होगी। सब इंस्पेक्टर ने कुछ क्षण अपलक उसे देखा, फिर बोला, ओके, तो तूने उसे उसकी पसंद का ड्रिंक सर्व किया, उसने तेरे को ज़रूरत से ज़्यादा टिप दी, बहुत ज़्यादा टिप दी, ऑल ओके? अभी बोल, तूने ये कैसे जाना कि वो डॉक्टर था? नहीं जाना सर, बारमैन बोला, खाली गैस किया। उसके डॉक्टरों जैसे विजिट बैग को देखकर गैस किया और सवाल किया कि क्या वो डॉक्टर था, तब वो कंफर्म किया। बट क्या बट? सर, शैल आई स्पीक फ्रीली? यस यू शुड, यू मस्ट। मैं बेहिचक बोले,
अरे हाँ भाई। सर जो मैंने नोट किया वो मेरे को ऑड लगा, अनकन्विंसिंग लगा। वो कैसे? सर, अ डॉक्टर इज़ अ रिस्पेक्टेबल, नो नो नॉनसेंस पर्सन। वो काली कमीज़ नीली जीन्स जैकेट पहने था, सिर पर नीली गोल्फ कैप लगाया था। सर इन माय हम्बल ओपिनियन ये तो रिस्पेक्टेबल डॉक्टर की रिस्पेक्टेबल ड्रेस नहीं। सब इंस्पेक्टर सोचने लगा। एक चश्मा था खाली, जो उसके किसी सीरियस कारोबार से ताल्लुक़ रखता होने की चुगली करता था, बट खाली चश्मा लगा के तो कोई रिस्पेक्टेबल नहीं बन जाता। वो बोला। अभी बात उसकी पोशाक की हो रही थी जो तेरे को डॉक्टर जैसी ना लगी, पर वो बार में था, तफरी के मूड में था। ओके सर। फिर उसके साथ विजिट बैग क्या करता था? सब इंस्पेक्टर तुरंत संजीदा हुआ। वो भी रात के 10 बजे, बारमैन बोला। ठीक। फिर बिल पे किए बिना चला गया। सब इंस्पेक्टर हड़बड़ाया। नो रेस्पेक्टेबल पैटर्न, डॉक्टर और नो डॉक्टर विल डू दिस। शायद माहौल की हड़बड़ी में। सर, ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाई डैट। हॉल में बेहोश भीड़ों के चारों तरफ जब शोर मचा था तब वो आराम से बैठा अपना ड्रिंक फिनिश करता था। उस दौरान वो चाहता तो बार बिल भी अदा कर सकता था। टोका होता? मैं ज़रूर टोकता, पर मेरे को क्या मालूम था कि जिधर गलाटा था उधर चलता वो चला ही जाएगा। मैं तो एम्बुलेंस के चले जाने तक का वेट करता था कि अभी आता था अभी लौटता था। अभी बोले तो मेरे को डेफिनेट था वो लौट के आएगा। क्यों क्यों डेफिनेट था? अपना विजिट बैग पीछे छोड़ के गया। सब इंस्पेक्टर संभल कर बैठा। पीछे कहाँ? उसने पूछा। इन लोगों की टेबल पर। बारमैन ने अगवा बिड़ू के वहाँ मौजूद 3 जोड़ीदारों की ओर इशारा किया। मैं ये सोचकर बैग को अपना कस्टडी में लिया कि बाहर से बैग उठा के उधर मैं ही लेके गया था। मैंने बैग को ले जाकर बार पर उसी बार स्टूल के सामने रखा जिधर वो बैठेला था। आप पूछेगा उधर क्यों रखा? बोले तो इस वास्ते रखा कि मेरे को पक्की कि एम्बुलेंस को खान रवाना करके वो लौट कर आएगा तो बार बिल भी चुकता करेगा। यस सर, बट ही नेवर रिटर्न। बारमैन एक क्षण ठटका फिर बोला। सर, बोले तो मैं बिल का पेमेंट का बारे में इसी वास्ते ना बोला क्योंकि उसका बैग इधर था। बैग अब कहाँ है? बार पर ही है, लेके आ। बारमैन गया और बैग के साथ वापस लौटा। उसने बैग सब इंस्पेक्टर को सौंपा। सब इंस्पेक्टर ने संजीदगी से पहले बैग का बाहर से मुआयना किया, फिर उसे खोलकर भीतर झाँका, फिर भीतर हाथ डाला। आखिर जब उसने हाथ निकाला तो उसमें इकलौती आइटम स्टेथोस्कोप था। बैग में उसने घोषणा की, इस डॉक्टरी आले के सिवाय और कुछ नहीं है। तीनों के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। क्या मतलब हुआ इसका? फिर गावली बोला। मतलब साफ है, सब इंस्पेक्टर बोला। तफसील से अभी और सामने आता है। वो वापस बारमैन की ओर घूमा और बारमैन बोला। टपोरी जुबान टपोरी जुबान बोलने को होता था पर जल्दी खुद पर काबू पा लेता था। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड बोलता था, बरोबर बोलता था। आगे। हॉल में पिलर के पास की टेबल पर बैठे 4 जनों में से, जिनमें से 3 ये बिड़ू लोग हैं, एक को अपना फ्रेंड बोलता था, पर उनमें से कौन फ्रेंड नहीं बोलता था। बोलता था कि जब फ्रेंड को मालूम पड़ेगा कि वो इधर, तो वो दौड़ा उसके पास आएगा। उनके लिए ड्रिंक्स का राउंड ऑर्डर किया, वो भी ओके। पर जब वो बेहोश मेहमान को देखने उसके सिर पर मौजूद था तो उसके फ्रेंड ने फ़ौरन उसका एड्रेस क्यों ना किया? क्यों हेलो तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका फ्रेंड वो था जो फर्श पर गिरा पड़ा था। बेहोश बिड़ू कैसे बोलता? तो उसे यही बोलना चाहिए था कि जो बेहोश पड़ा है वो उसका वाकिफ़, वो उसका फ्रेंड। वो तो बेहोश बिड़ू के साथ बिल्कुल अजनबियों की तरह पेश आया। फिर क्यों बेहोश पड़ा था? हट्टा कट्टा तंदुरुस्त बिड़ू फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स एंजॉय करता था। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया? उसे जो फर्श पर गिरा तड़पता था, फिर बेहोश होता था। इसी बात से तो हम हैरान थे, गावली जल्दी से बोला। वो तो एकाएक यूं गिरा, मलानी बोला, एक बार तड़प कर यूं बेहोश हुआ जैसे गोली लगी हो, बिजली गिरी हो। वही तो, राजे बोला। मेरे को तो अब लगता है कि उसके बेहोश होने में भी कोई भेद था, गावली तीखे स्वर में बोला। क्या भेद था? सब इंस्पेक्टर बोला। यही तो समझ में नहीं आ रहा, यही तो मगज में नहीं पड़ रहा। सब इंस्पेक्टर ने गंभीर हुंकार भरी। कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश रहा, फिर घूमा और बारमैन से मुखातिब हुआ। तू बोल भाई, तेरे मगज में कुछ पड़ा? सर, बारमैन अदब से बोला। पढ़ा तो सही। अच्छा, पढ़ा? ये अच्छी खबर है। क्या? क्या पढ़ा? सर, वो डॉक्टर फेक था। सर, वो डॉक्टर फेक था। उसका तो तू पहले ही हिंट सर खा चुका है। बैग की तलाशी से तेरा हिंट मजबूत हो चुका है। कोई नई बात बोल। सर, मैं नई बात बोले तो वो सो कॉल्ड डॉक्टर उन चारों में से किसी का फ्रेंड नहीं था, तो उनके लिए ड्रिंक्स क्यों ऑर्डर करता था? क्योंकि वो इनके उसने हाथ के इशारे से चौकड़ी के तीनों मेंबरान को कवर किया। फ्रेंड को वाइट शर्ट ब्लैक पैंट को हॉस्पिटल केस बनाना मांगता था। इसी वास्ते वो इन बूढ़े लोगों के लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करता था। साथ में इंस्ट्रक्शन इशू करता था कि अभी थोड़ा टाइम अनाउंस नहीं करने का था कि ड्रिंक्स का वो राउंड किसका तरफ से था। ड्रिंक्स में कोई भेद था? सब इंस्पेक्टर संदिग्ध स्वर में बोला।
100%, बट नॉट इन ऑल ड्रिंक्स। बोले तो सर आई कैन, बट आई कैन बैट माई लाइफ अपॉन इट दैट, सर आई कैन बैट माई लफो माई सर आई कैन सर आई कैन बैट माई लाइफ अपॉन इट दैट हीज हिज टारगेट वॉज वाइट शर्ट ब्लैक पेंट गाय। क्यों भला? क्यों वो उसका टारगेट था जब वो उसका फ्रेंड नहीं था? फ्रेंड नहीं था पर जानता था वो कौन। ज़रूर कोई उसको पहले कभी पॉइंट आउट किया या डिटेल्स उसका हुलिया बताया, या किसी ने एडवांस में फेक डॉक्टर को बोल के रखा कि उसका टारगेट किस टाइम पेट्रोज में था और क्या ड्रेस। बोले तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने था। प्लस वहीं एक बिड़ू जिसका ड्रिंक उसके किसी दूसरे कंपेनियन से एक्सचेंज नहीं होना सकता, बिकॉज इट वॉज डिफरेंट। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट स्क्रू ड्राइवर ड्रिंक करता था। उसके बाकी कंपेनियंस का फेवरेट ड्रिंक विस्की विद सोडा एंड आइस था। इट मीन्स उस फेक डॉक्टर ने जो ट्रिक किया स्क्रू ड्राइवर के साथ किया, जो उसको मालूम कि वाइट शर्ट ब्लैक पैंट का ड्रिंक। कैसे मालूम? मैं बोला। वो ड्रिंक्स का बाबा सवाल किया तो मैं बोला तीनों बिड़ू विस्की एंड सोडा आइस पीता था, खाली वाइट शर्ट ब्लैक पैंट स्क्रू ड्राइवर पीता था। तेरा मतलब है इस फेक डॉक्टर ने, जिसने कि इन 4 जनों के लिए अपनी तरफ से ड्रिंक्स का राउंड ऑफर किया था, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट को सर्व होने वाली ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और किस वास्ते वो बोला कि नेक्स्ट राउंड पे वो पे करेगा, पर सर्व तभी करने का जबकि टॉयलेट गया बिड़ू अपना टेबल पर वापस लौटाए और वेटिंग पीरियड में ड्रिंक्स की ट्रे उसके पास बार पर रखने को बोला, ताकि वो इकलौते ड्रिंक स्क्रू ड्राइवर में कुछ मिला पाता। एग्जैक्टली सर, उसकी करतूत से इन लोगों के साथी की बुरी हालत हुई। वो हॉस्पिटल केस बना। विदाउट एनी डाउट सर। ये सब बातें तुझे पहले ना सूझी? अब क्या बोलेगा सर? नहीं सूझी तो वो टाइम उनकी इम्पोर्टेंस ना सूझी। सब कुछ परफेक्ट करके तो तभी मगज में आया जब वो फेक डॉक्टर वापस ना लौटा। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट के, आई मीन बेहोश भीड़ू के, इनमें से एक फ्रेंड ने डॉक्टर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए बोला था, जिसे डॉक्टर ये बोल के टाल दिया कि ऐसा ट्रीटमेंट एम्बुलेंस में ही मुमकिन था, जबकि जेन्युइन डॉक्टर होता तो बिना किसी प्रॉम्प्ट किए सबसे पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट की तरफ ही अटेंशन देता। किधर से देता? बैग में तो कोई पिल, कोई कैप्सूल, कोई इंजेक्शन था ही नहीं। उसमें तो खाली स्टेथोस्कोप था, जिसके बारे में अब दावे के साथ कहा जा सकता है कि उसे वो इस्तेमाल करना नहीं जानता था। खाली कान से लगाकर और टूटी बेहोश भीड़ू के इधर उधर फिराकर मुआयने का ड्रामा करता था। इससे आगे कुछ करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि उसे तो मालूम था कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कोई मांग खड़ी होने से पहले एम्बुलेंस ने आ जाना था। मालूम था। गावली की भवें उठी। तू बोल शाणे। सब इंस्पेक्टर बारमैन से मुखातिब हुआ। क्यों मालूम था? बारमैन पहले हड़बड़ाया, फिर कुछ क्षण हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से बोला, क्योंकि एम्बुलेंस ने कहीं से नहीं आना था। वो तो बार के करीब ही कहीं बुलाए जाने को तैयार खड़े ली थी। डॉक्टर ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके फ़ोन अभी जेब में ही डाला था कि एम्बुलेंस आ भी गई थी। उस वक्त के टेंशन के माहौल में किसी को नहीं सूझा था कि एम्बुलेंस पलक झपकते वहाँ कैसे पहुँच गई थी, सिवाय तेरे। अभी क्या बोलेगा साहब? सीरो, यही नाम है ना? यस सर, सीरो स्कॉलर। सीरो। बारमैन, पता नहीं तू कैसा है, लेकिन तेरी मुस्तैदी और काबिलियत में कोई शक नहीं। कुछ पढ़ा लिखा है? सर ग्रेजुएट हूँ। फिर भी पर को लेकिन को पढ़ बोलता है। सर मैं 7 ईयर से इधर मुंबई में, तभी। सर मे आई फिक्स अ ड्रिंक फॉर यू? नहीं भाई, ऑन ड्यूटी नहीं। बारमैन ने अपने एम्प्लॉयर की तरफ देखा। कम ऑन अदर टाइम, कम सम अदर टाइम, पेड्रो आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। डैट इज़ वैन यू आर नॉट ऑन ड्यूटी। सब इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया, फिर बाकी के 3 जनों से मुखातिब हुआ। अगवा का केस ही जान पड़ता है। कल सुबह एफआईआर के लिए थाने आना, फिर तफ्तीश करेंगे। क्या? आते हैं कल। तीनों की तरफ से गावली बोला। फिर तरीके से अपना परिचय भी देना, जो मैंने आज नहीं पूछा, और अपने अपने कारोबार भी बयां करना। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। मंगलवार 7 दिसंबर। अमर नायक चर्च गेट की उस बहुमंजिला इमारत में मौजूद था जिसे वो अपना सिटी ऑफिस बोलता था। उसकी रिहाइश मलाड में थी, लेकिन अपने कथित सिटी ऑफिस में अगर उसे देर हो जाती थी तो देर रात मलाड जाने की जगह वही मुकाम पाता था। इमारत के टॉप फ्लोर पर अब 2 ही बड़े फ्लैट थे और दोनों का मालिक अमर नायक था। पहले वो फ्लैट 4 थे, लेकिन हाल में नायक जब जमाने को दिखाने के लिए कारोबारी बना था तो उसने बीच की दीवारें निकलवाकर 4 फ्लैट्स को 2 कर लिया था। लिफ्ट से दाएं फ्लैट का उसके जाती इस्तेमाल के लिए था और बाएं वाला उसके सेवकों और बॉडीगार्ड्स के लिए था। और कारोबार का ऑफिस था जो शायद ही कभी किसी काम आता था, लेकिन दिखावे के लिए फिर भी वजूद में था।
उस रोज़ सुबह वो वहाँ इसलिए मौजूद था क्योंकि रात को भी वहीं था। भाईगिरी के एक ऐसे कारोबार को उसने मॉनिटर करना था जिस पर पिछली रात से ही कार्रवाई हो रही थी, और नतीजा सुखद निकला था। अमर नायक मुंबई अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन था, मवाली था, स्मगलर था, रैकेटियर था। हाल में मुंबई में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिनके सदके भाईगिरी में कंपटीशन इतना घट गया था कि अब अपने से ऊपर वो सिर्फ नेता कम भाई बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर को ही पाता था, जिसके मुकाबिल होने की मजाल उसकी कभी नहीं हुई थी। अलबत्ता उसकी मौत की कामना वो हमेशा करता था। लोग कहते थे कि बहराम जी ज़रूर गॉड का करीबी था, जो कोलाबा स्थित उसके आवास सी रॉक स्टेट पर उसके बेडरूम में भीषण बम विस्फोट होने के बावजूद बच गया था। घायल गंभीर रूप से हुआ था लेकिन जान से जाने से बच गया था, और यूं अमर नायक का मुंबई अंडरवर्ल्ड का टॉप डॉन बनने का ख्वाब पूरा होते होते रह गया था। भाई होने के अलावा बहराम जी सियासी लीडर भी था। मराठा मंच नामक सियासी पार्टी का सदर था। महाराष्ट्र विधानसभा में उसकी पार्टी मराठा मंच के 40 एमएलए थे और केंद्र में 3 एमपी थे। इस नाते सहज ही उसकी ताकत और बढ़ गई थी। बहराम जी की वजह से ही पिछले दिनों अंडरवर्ल्ड में ऐसा दमन चक्र चला था कि अमर नायक की टक्कर के कई बड़े और हैसियत वाले मवाली या तो इस फानी दुनिया से कूच कर गए थे या भाईगिरी के कारोबार में हाशिए पर पहुंच गए थे। मसलन बल्लू कनौजिया नाम का डॉन उसके अपने ही घर में कत्ल कर दिया गया था। महबूब फिरंगी ने, जो ताकत और रसूख में बहराम जी के बाद नंबर 2 समझा जाता था, अपने टॉप के 3 लेफ्टिनेंट्स को शूट करके खुद को भी शूट कर लिया था। तीसरा बड़ा डॉन सलमान गाजी कानून के शिकंजे में ऐसा आया था, कोर्ट केसों में ऐसा फंसा था कि ज़ुबानी तो नहीं कहता था कि भाईगिरी से रिटायर था, लेकिन तमाम अंडरवर्ल्ड जानता था कि इरादतन नहीं, मजबूरन रिटायर था। यानी अब अगर बहराम जी को बुढ़ापा लील जाता या उसे धड़का लग जाता या उस पर बिजली गिर पड़ती तो अमर नायक की सत्ता को खतरा बनने वाला मुंबई अंडरवर्ल्ड में दूसरा कोई ना होता। लेकिन फिर भी कोई था जो खामोशी से सिर उठा रहा था, जो चोरी चोरी चुपके चुपके अपनी ताकत बना रहा था। उस कोई की वजह से ही वो पिछली रात से अपने सिटी ऑफिस में था। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे। वो अपने निजी भृत्य तारानाथ का बनाया ब्रेकफास्ट कर चुकने के बाद चाय का दूसरा कप चुसक रहा था, जबकि नवीन सोलंकी अपने बॉस के हुजूर में पेश हुआ। नवीन सोलंकी अमर नायक का डिप्टी ही नहीं, उसका टॉप हैचमैन भी था, जबकि सूरत से म्यूनसिपैलिटी के क्लर्क जैसा निरीह प्राणी लगता था। नायक की सवालिया निगाह उस पर पड़ी। वो तैयार है? नवीन संजीदगी से बोला। बढ़िया। नायक ने चाय को तिलांजलि दी। क्या कहता है? अभी कुछ नहीं कहता। लगता है जो कहेगा आपको ही कहेगा। ठोका? नहीं। आपके रूबरू होले फिर ज़रूरत समझेंगे तो करेंगे ये काम। कहाँ है? नीचे। चल। आजू बाजू चलते दोनों फ्लैट से बाहर निकले। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर भी 2 बड़े फ्लैट थे जो अब नायक की मिल्कियत थे। उनके बीच की सारी पार्टीशन वॉल्स निकाल दी गई थी और अब वो इमारत के बाएं बाजू से दाएं बाजू तक फैला एक विशाल हॉल था, जो मौजूदा वक्त में फर्नीचर के गोदाम की तरह इस्तेमाल होता था। बाहर दोनों तरफ रोलिंग शटर थे जो फर्नीचर की आवाजाही की ज़रूरत पड़ने पर बाहर से खोले जाते थे। किसी भी शटर पर कुछ जैसे फर्नीचर कंपनी का नाम दर्ज नहीं था। दाएं बाएं दोनों फ्लैट्स की पहले लॉबी में से एंट्री थी। ऐसी बाईं ओर की एंट्री को स्थायी रूप से बंद करवा दिया गया था, लेकिन दाईं ओर का दरवाज़ा, उधर के फ्लैट का भूतपूर्व प्रवेश द्वार, अभी इस्तेमाल में आता था। उसको इसलिए नहीं छेड़ा गया था ताकि छोटी मोटी ज़रूरत के लिए भी शटर बार बार ना उठाना पड़े। बाहर के शटर्स पर लगे तालों की चाबियां बिना मांगे हर किसी को उपलब्ध थी। ऊपर दाहिने फ्लैट में प्रवेश द्वार के भीतर की तरफ एक कील पर टंगी रहती थी, लेकिन लॉबी वाले भीतरी दरवाजे की चाबी बिग बॉस से या सोलंके से या तारानाथ से मांगनी पड़ती थी। उस घड़ी दाईं ओर के शटर के सामने मुस्तैदी से एक प्यादा खड़ा था जिसने उन दोनों पर नज़र पड़ती फुर्ती से शटर उठाया। दोनों भीतर दाखिल हो गए तो वापस गिराया। उस रोज़ गोदाम का लॉबी का दरवाज़ा क्यों नहीं खोला गया था, इस बात की खबर या सोलंके को थी या खुद नायक को थी, और किसी की उस बाबत सवाल करने की मजाल नहीं हो सकती थी। हॉल कुर्सी और मेज़ों और पंडाल डेकोरेशन के सामान से भरा था, लेकिन उसका दाएं शटर के सामने का हिस्सा पिछली दीवार तक खाली था। पिछली दीवार के करीब एक सोफ़ा चेयर इस तरह से रखी हुई थी कि उसका मुंह शटर की तरफ था। हॉल का वो हिस्सा ट्यूबलाइट से प्रकाशित था। दाईं दीवार के साथ लगा एक बेंच था जिस पर 3 प्यादे बैठे हुए थे। उनसे अलग एक कुर्सी पर एक शख्स और बैठा हुआ था। वो कुर्सी पर इसलिए था क्योंकि उसकी स्थिति प्यादों से बेहतर थी। वो नवीन सोलंके का खास था और वो शख्स था जो पिछली रात पेड्रोज में डॉक्टर के रोल में था और जो पिछली रात के अगवा के केस का ऑर्गेनाइज़र और आर्किटेक्ट था। उसका नाम समीर केतकर था। गुजारे लायक पढ़ा लिखा था, फिर भी टपोरी ज़ुबान बोलता था क्योंकि आदत हो गई थी। उस घड़ी उसकी नाक पर मोटे फ्रेम वाला 0 नंबर लेंसेज वाला चश्मा मौजूद नहीं था। बिग बॉस पर निगाह पड़ते ही वो सब उछल कर खड़े हुए। चारों ने अदब से नायक का अभिवादन किया। अभिवादन की और कोई खास तवज्जो दिए बिना
नायक आगे बढ़ा और सोफा चेयर पर ढेर हुआ। सोलंकी ने बेंच से उठे आदमियों को इशारा किया तो तीनों लपक कर फर्नीचर से भरे हॉल के बाइंग विंग में कहीं गए और निगाहों से ओझल हो गए। प्यादे जब वापस लौटे तो एक प्यादा आगे चल रहा था और पीछे दो के बीच सफ़ेद कमीज और काली पतलूनदारी पेडरोज का पिछली रात का वो मेहमान चल रहा था जिसको एकाएक कोई दौरा पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर धराशायी हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, मुख मलिन था और उसकी पोशाक सफ़ेद कमीज काली पतलून पर भी उस घड़ी वो आप नहीं थी जो बार में उसके होश खोने से पहले दिखाई देती थी। पिछली रात जो गोली अगवा भिड़ू पर आजमाई गई थी उसका असर उम्मीद से ज़्यादा तीखा निकला था। नतीजतन उनके शिकार की सारी रात पहले बेहोशी में फिर नीम बेहोशी में गुजरी थी। सुबह भी वो जगाए जाने पर ही जगा था और सचेत हुआ था। तीनों प्यादों ने बंदी को बिग बॉस से कोई 6 फुट दूर उसके सामने खड़ा किया और खुद पीछे हट गए। नायक ने अपलक बंदी का मुआयना किया। बंदी ने निडर भाव से नायक से निगाह मिलाई। धोवाले, नायक सहज भाव से बोला। यही नाम? हाँ, बंदी बोला। पूरा नाम अनंतराव धोवाले? हाँ। बंदी मिजाज दिखा के जवाब दे रहा था, जैसे नाम की तस्दीक करके नायक पर एहसान कर रहा हो। बॉस के करीब आ खड़े हुए नवीन सोलंकी के चेहरे पर क्रोध के भाव आए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उसने काबू में किया। कोई नाश्ता पानी किया? नायक ने पूर्व सहज स्वभाव से पूछा। किया, रूखा जवाब मिला। बॉस, सोलंकी भड़कने को हुआ। मैं इसे ठीक से तमीज़ से बोलना सिखाए? ठीक बोल रहा है, नायक बोला। मैं सवाल करता है, यह करेक्ट करके जवाब देता है। और क्या ठीक बोले? सोलंकी को जवाब न सूझा। बॉस का उस वक्त का मजा उसे हैरान कर रहा था। धोवाले, नायक वापस बंदी से मुखातिब हुआ। तू क्यों इधर है मालूम? नहीं मालूम, बंदी पूर्व रूखे सर से बोला। खाली इतना मालूम कि कल रात बांद्रा के एक बार से मेरे को किडनैप किया गया। तेरे को काबू में करने के वास्ते वही तरीका ठीक था। तू साला इम्पोर्टेंट करके बीड़ू जिधर जाता है बॉडीगार्ड के साथ जाता है। कल बांद्रा के बार में भी तू 3 बॉडीगार्ड्स के साथ था जो तेरे फ्रेंड बने तेरे साथ मौजूद थे। मेरे को खामखा का खून खराबा नहीं पसंद, वरना 3 की जगह 30 बॉडीगार्ड भी होते तो बांधा नहीं था, हैंडल करते। वरना तू जिधर भी होता तेरे को उठा लाते, भले ही तेरी बॉडी को गार्ड करने की ड्यूटी करते कितने ही बीड़ू खलास होते। बोले तो अपना सोलंके। उसने बाजू में खड़े अपने डिप्टी की तरफ इशारा किया। साहब हैंडल करता क्या? बंदी खामोश रहा। कल बांद्रा के बाहर से तेरे अगवा का काम सोलंके ने खास तौर से अपने ऐसे बीड़ू को सौंपा जिससे तू वाकिफ़ नहीं था। वाकिफ़ होता तो रात को बार में उसकी शक्ल देखकर ही चौकन्ना हो जाता, जो कि अपने सोलंके को नहीं मांगता था। तेरे नाम से, तेरे काम से वाकिफ़ पर तेरी सूरत से नावाकिफ़ वो बिड़ू जो बाहर से तेरे अगवा का ड्रामा इतना परफेक्ट करके किया, तेरे से परे तेरे दाएं बाजू खड़े लाए। बंदी ने गर्दन घुमाकर दाएं बाजू निगाह दौड़ाई। केतकर मुस्कुराया। उसने हौले से सर नवाया। बंदी ने पहले ही गर्दन वापस घुमा ली। सोलंके को उसकी वो हरकत घृष्ट लगी, नागवार लगी, लेकिन वो जब्त किए रहा। तेरी तस्वीर से ही तेरी शिनाख्त उसे करवाई गई। पीछे से नायक की आवाज़ आई। शुक्र है शिनाख्त में कोई लोचा ना पड़ा क्या? बंदी ने जवाब ना दिया। इधर मेरी तरफ देख। चेहरे पर घृष्ट भाव लिए बंदी ने गर्दन वापस घुमाई। ये बोले तो डॉक्टर साहब जो तेरे को एम्बुलेंस में डाल के इधर लाया, नाम केतकर, समीर केतकर। बंदी की आंखों में यूं पहचान की चमक आई जैसे अपने अपरता को उसने पहले नहीं अब पहचाना था। तेरी शक्ल बता रही है कि पहचाना, अभी चश्मा नहीं दिखेला। उसकी नाक पर पहचाना क्या? बंदी का सिर ऊपर नीचे हिला। कल केतकर तेरे जाम में एक गोली सरकाया तो तू बार में कल का ढेर हुआ, आज उठकर पैरों पर खड़ा होने के काबिल हुआ। इंजेक्शन देगा तो 3 दिन नहीं उठेगा। दमदार इंजेक्शन देगा तो उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा। मांगता है? बंदी ने कठिन भाव से इंकार में सिर हिलाया। अभी क्या करेगा? नायक ने नया सवाल किया। मैं क्या करेगा साला? वो भुनभुनाया। मैं तुम लोगों के कब्ज़े में, अभी जो करने का तुम लोगों को करने का। मसलन क्या? कोई अंदाज़ा? अभी अंदाज़ा कराया ना तुमने। गोली देगा, इंजेक्शन देगा, दमदार इंजेक्शन देगा क्या? किसका बेड़ू है? बोले तो किसके लिए काम करता है? तुम्हारा सवाल मेरे मगज में नहीं आता बाप। मैं कोई इलाज करे तेरे मगज का? बंदी फिर खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मगज का इलाज सोलंकी करता है एंड परफेक्ट करके, मैं बोले उसे। बंदी ने फिर इनकार में सिर हिलाया। अक्खा टेम मुंडी नहीं हिलाने का। नहीं तो गौर से सुन जो मैं बोलता है। क्या? सुनता है। फिर अचकते उसने जोड़ा। बाप बढ़िया, अभी सुन। वो क्या है, ये टेम कोई नाम लेवा बिग बॉस मुंबई में नहीं है, अलबत्ता छोटे मोटों की कोई गिनती नहीं। बहराम जी भूल गया? बंदी के लहजे में व्यंग का पुट था। उसके अलावा कोई नाम लेवा बिग बॉस मुंबई में नहीं है। अब ठीक सब खबर निकाल के रखा? हाँ ऐसे ही चाहे। तू बोलेगा, होल देगा कि तेरे बिग बॉस की मेरे को कोई खबर नहीं क्या? उसने उत्तर ना दिया। खामोशी का दौरा पड़ता है तेरे को? जो मेरा बॉस है वो तो मेरा खुफिया पंथी से
तो मेरी पहुंच से परे है। काहे? कराची में रहता है? दुबई। दुबई में रहता है। वहाँ से हुक्म जारी करता है तेरे वास्ते, बोले तो सबके वास्ते। ऐसी है। पहले भी किसी ने ऐसे ही भ्रम बनाया था, सोलंकी धीरे से बोला। जब उसका राज खुला था तो मालूम पड़ा कि वो बॉस नहीं था दुबई में बसा। कोई बॉस था ही नहीं, लेकिन बीड़ू था, जो दुबई के फर्जी बॉस के हवाले को अपने कवर के तौर पर इस्तेमाल करता था। नायक ने विचारपूर्ण हुंकार भरी। दो वाले, तू भी तो ऐसी शानपंती नहीं करता। दुबई शुबई, दुबई दुबई भजकर अपने बॉस का हुआ तो नहीं खड़ा करता। ये अक्खा टैम आने वाला वक्त बताएगा। मैं आने वाले वक्त का इंतज़ार करेगा। सोना है तू और तेरे जोड़ीदार अपना हवाला दुबई गैंग के तौर पर देते। कोई बांधा? जब टॉप बॉस का ऑर्डर है कि उसका नाम अभी सीक्रेट करके रखने का, तो कोई नाम तो गैंग का होना। इस वास्ते दुबई गैंग? हाँ, ताकि दुबई के भाई का रौब पड़े। हाँ। है कौन वो? जास्ती नहीं तो यही पक्की करके कि दाऊद का सगा, हम प्याला, हम निवाला। सब मालूम पड़ जाएगा। कब? कब मालूम पड़ जाएगा? जब वो परमानेंट करके इधर आके बसेगा और गैंग की कमान अपने हाथ में लेगा। वो ऐसा करेगा, बहुत जल्द करेगा, देखना। नायक ने अपने डिप्टी की तरफ देखा। फेंकता है, सोलंकी धीरे से बोला। नायक ने खामोशी से कुछ क्षण अपने डिप्टी की राय पर विचार किया, फिर वापस बंदी की ओर आकर्षित हुआ। कोई लोकल बॉस भी तो होगा, वो बोला, जो गैंग को बिग बॉस की तरफ से कंट्रोल करता होगा। मैं है ना? बड़ा बोल रहा है, पर मेरे को तेरा जवाब कबूल। राजी? उसका सिर एक बार ऊपर से नीचे हिला। ट्रक कहाँ है? कौन सा ट्रक? जिसमें 60 किलो सोना छुपा था, जिसे तू हाईजैक किया। मैं कुछ नहीं किया। करवाया, बोले तो एक ही बात। मैं कुछ नहीं किया। जोश में जवाब दे रहा है, होश में जवाब दे। मेरा जवाब देने का एक ही तरीका, मेरा एक ही जवाब। मेरे को तो मेरे ऐसे किसी ट्रक की खबर नहीं जिसमें 60 किलो सोना ढोया जा रहा था। मैं मेरा ट्रक कब बोला? वो तनिक हड़बड़ाया, फिर बोला, मेरे को किसी ट्रक की कोई खबर नहीं। तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? ऐसा किया तो नहीं मैं, तुम समझता है तो क्या बोले मैं। 60 किलो सोना, 23 कैरेट, सफ़ेद बाज़ार में कीमत 30 करोड़। अमर नायक का माल, कोई आसानी से हजम तो नहीं कर सकता क्या? मैं क्या बोले क्या? ये तेरा आखिरी जवाब है? ये मेरा एक ही जवाब है। ये जानती हो कि कहाँ खड़ेला है? तू जिधर भी पूछेगा मेरा यही जवाब होगा। अच्छा? हाँ। नायक को क्षण खामोश रहा, फिर उसने अपने डिप्टी से सवाल किया। ब्रेकफास्ट में क्या खाया ये? बटर टोस्ट, डबल आमलेट, चाय, एप्पल, सोलंकी बोला। देख, अभी है या हजम हो गया? अपने बॉस के काबिल डिप्टी सोलंकी ने तत्काल बॉस का इशारा समझा। सहमति में सिर हिलाते उसने प्यादों को इशारा किया। तत्काल तीनों ने बंदी को यूं दबोच लिया कि उसके लिए हिलना भी मुमकिन न रहा। फिर सोलंकी बंदी के सामने पहुंचा। उसने बड़े तजुर्बेकार ढंग से बंदी के पेट में, पसलियों में ताबड़तोड़ कई घूसे जड़े। बंदी प्यादों की बाहों में फड़फड़ाया, फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। किसी के चेहरे पर कोई शिकन न आई। प्यादों ने उसे गोदाम के फर्श पर ढेर हो जाने दिया। सब इंतज़ार करने लगे। आखिर बंदी ने कराते हुए आंखें खोली। दो प्यादों ने उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। तीसरे ने उसे पानी का गिलास थमाया। बंदी ने 3 किस्तों में गिलास खाली किया। उसके चेहरे पर रौनक कदरन लौटी। नायक कुछ क्षण और खामोश रहा, फिर बंदी से यूं मुखातिब हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्रक कहाँ है? सोना कहाँ है? स्मगलिंग का जो माल ऑन रोड। बंदी भड़का। वो किसी का भी? देवा रे, असहाय भाव से गर्दन हिलाता नायक बोला। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ठीक से खड़ा नहीं है, बार बार पेट से हिलाता है, पसलियाँ चौकस करता है, बोलता है तो जुबान लड़खड़ाती है, फिर भी अटेला जवाब देता है, फैंसी जवाब देता है। क्या मतलब है भाई तेरा? जो थाम ले उसका। इस बार बंदी कतरन स्थिर लहजे से बोला। कौन बोला ऐसा? हर कोई। बोले तो तेरे परदेसी बॉस का? किसी का भी। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, माल बहराम जी का नहीं था जिस पर हाथ डालने से कोई गुरेज करता। तू मेरे को बहुत कम करके आँक रहा है। फिर ट्रक में सोना था भी तो नहीं? धोवाले, ये क्या कि तूने कबूल किया है कि मेरा ट्रक तेरे कब्जे में है क्या? जब उसमें कुछ था ही नहीं तो कब्जा किस काम का? तेरे को क्या मिला? कुर्सियाँ, खाली कुर्सियाँ, लोहे के फ्रेम वाली फोल्डिंग कुर्सियाँ जो जलसों में, शादी ब्याहों में बिछाई जाती हैं। और साला ट्रक को फुल खड़काया, पुर्जा पुर्जा अलग कर देने में कसर ना छोड़ी। पर कहीं कोई ऐसी जगह ना मिली जिसमें 60 किलो सोना छिपाया जा सकता था। पर तू मेरा ट्रक हाईजैक इसी उम्मीद में किया है कि उसमें माल मिलेगा क्या? अभी क्या बोलेगा? 0 नंबर एन करेक्ट करके खबर दिया। हैरानी हो रही होगी खबर करेक्ट ना निकली। अभी है तो ऐसी अमर नायक के माल पर हाथ डालने की दिलेरी परदेसी भाई की वजह से आई। क्या इनाम फिक्स किया तेरे वास्ते? अगरचे कि 60 किलो सोना आ जाता तो। जो काम हुआ नहीं उसका क्या बोले मैं। कसर तो कोई ना छोड़ी। अमर नायक की मूछ का बाल उखाड़ने में कसर तो कोई ना छोड़ी। धंधा है। बड़े मवाली का माफिक बोलता है, भाई का माफिक बोलता है। लगता है दुबई वाले भाई की कहानी फर्जी है। तू ही भाई है जो गैंग का नाम दुबई गैंग रख के दुबई के फर्जी भाई से रिश्ता जोड़ता है।
जो अभी ताकत बनाता है। इतना कि अमर नायक के मुकाबले के काबिल खुद को समझने भी लगा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो खोखले सर में बोला। ऐसी ही बात है, इसी वास्ते ये खाम ख्याली तेरे मगज में है कि बहराम जी के मुकाबले में मैं कहीं नहीं ठहरता क्या? ये खाम ख्याली है, सोच के दिल टटोल के जवाब देना बाप। नायक कसमसाया, कुछ क्षण खामोश रहा, जैसे वाकई दिल टटोल रहा हो। फिर अपने पहले वाले मिजाज पर लौटा। ट्रक कहाँ है? उसने पूछा। जहाँ है सेफ है। कहाँ कहाँ सेफ है? जहाँ कहोगे पहुँचा दिया जाएगा। बोले तो मेरा माल एहसान करके मेरे को लौटाएगा? नहीं, कोई एहसान नहीं। पहले क्यों ना किया ये काम? तब मालूम नहीं था कि ट्रक किसका था। झूठ बोलता है, सोलंकी गुस्से से बोला। जब सब कुछ 0 नंबर से जाना तो नहीं हो सकता था कि ये भी ना जाना होता कि ट्रक हमेरा था, उसमें लदा करोड़ों का माल हमेरा था। नायक ने सहमति से सिर हिलाया। ट्रक बहराम जी का होता, सोलंकी वही मिजाज कायम रखता आगे बढ़ा, तो इसके 0 नंबर की मजाल ना होती उसकी बाबत इसे टिप सरकाने की। 0 नंबर की मजाल होती तो इसकी मजाल ना होती बहराम जी के माल पर हाथ डालने की। बिल्कुल ही मगज हिल जाता और हाथ डाल बैठता तो कोई और 0 नंबर बहराम जी के दरबार में सब कुछ बकरा होता और ढेर इनाम बटोर रहा होता। और ये अभी तक ऊपर गॉड को हाजिर बाप बोल रहा होता। मुंबई का कोई भी खबरी बहराम जी के खिलाफ जाने की मजाल नहीं कर सकता। सुना? नायक बंदी से मुखातिब हुआ। बंदी ने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। दायां हाथ सिर से ऊपर कर। काहे? हाथ सिर से ऊपर, हथेली मेरी तरफ। पर काहे वास्ते? नायक के हाथ में गन प्रकट हुई। उसने एक बार गन का घोड़ा दबाया, गोली बंदी के सिर को हवा देती गुजर गई। बंदी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सिर से पांव तक कांपा। नायक के उस अप्रत्याशित एक्शन से उसकी सारी शेखी हवा में उड़ गई। वो अपने एकाएक सूंख आए होठों पर जुबान फेरने लगा और बेचैनी से या शायद खौफ से बार बार पहलू बदलने लगा। अब वो जानता जो था कि हाथ ऊपर करता तो हाथ कलाई पर से गायब होता। क्या? नायक मानीखेज लहजे से बोला। अभी बोलता है ये सोलंकी, पहले तेरे को गोटी से लटकाए फिर मैं तेरे को शूट करे। विक्टोरिया, बंदी बड़ी मुश्किल से बोल पाया। विक्टोरिया टर्मिनस, रेलवे का पार्सल गोदाम, उसके सामने का यार्ड। क्या है वहाँ? ट्रक। ट्रक मेरा, कुर्सियों से लदा? हाँ। नायक अपने डिप्टी की ओर घूमा। क्या कहता है? फिर बोला। यह टाइम इसकी झूठ बोलने की मजाल नहीं हो सकती। सोलंकी संजीदगी से बोला। वहीं होगा। मंगा, दिन के वक्त उधर ट्रक की आवाजाही मना है। चालान होता है? हाँ। बांधा नहीं, भरना। मेरे को ट्रक इधर मांगता है। अभी? आधे घंटे में ट्रक वापस अमर नायक की पसंदीदा जगह पर था। दिन के वक्त चालान वहाँ भी होता था, लेकिन लोकल पुलिस को मालूम था उधर अमर नायक का फर्नीचर गोदाम था, इसलिए बीट की ड्यूटी करता पुलिस वाला उधर से निगाह फेर लेता था। जानता जो था कि जल्दी ही कोई उसके पास आता और उसको गुलदस्ता थमा कर जाता। आधे घंटे के उस वक्फे के दौरान बंदी का मुकाम वापस फर्नीचर गोदाम के बाएं विंग में था। सोलंकी के लौटने पर जहाँ उसे फिर बिग बॉस के सामने हाजिर किया गया। सोलंकी नायक के करीब पहुंचा। नायक को पता था कि जब उसका काबिल डिप्टी खुद गया था तो कोई बुरी खबर नहीं लाने वाला था। फिर भी उसने पूछा, मिला? हाँ, सोलंकी बोला। माल चौकस? चौकस, खुद चेक किया। बढ़िया। वो वार्तालाप सुनते ही बंदी के नेत्र फैले। वो भौचक्का सा कभी नायक का तो कभी उसके डिप्टी का मुंह देखने लगा। अभी तेरे को क्या हुआ? नायक बोला। उम्मीद नहीं थी कि ट्रक मिलेगा। कुर्सियों से भरा ट्रक, बंदी के मुंह से निकला। बाप, खड़े पैर फर्नीचर का बिजनेस पकड़ लिया। बंदी के पहले से फैले नेत्र अगर फैल सकते तो और फैले। देवा, देवा रे, देवा रे। क्या हुआ? नायक ने नकली हैरानी जाहिर की। एकाएक देवा देवा क्यों बजने लगा? साला एक मई अक्खा इडियट। बंदी असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला। साला माल हाथ में आया पर पकड़ में ना आया। पकड़ में आता तो हजम कर लेता। मैं साला अपने 0 नंबर की टिप पर शक करता था, जो कि 100 टांग कैरेक्ट। अभी मगज में पड़ा कि माल साला ट्रक में ही था। पर तू तो बोलता था कि सुई तलाश करने का माफी ट्रक चेक किया। मैं साला ट्रक में सुई तलाश करता होता तो मिल गई होती। बोले तो तेरी मेहनत बेकार गई। तेरे से हमदर्दी मेरे को पहले मालूम होता बाप कि तुम फर्नीचर बिजनेस पकड़ा, काहे वास्ते पकड़ा, तो मैं ट्रक की जगह कुर्सियों को चेक करता। अब मालूम है? जा कर चेक। अब क्या फ़ायदा? क्यों नहीं फ़ायदा? अगली बार जब तेरे माल की खबर तेरे को दे तो सबसे पहले ट्रक में लदा फर्नीचर ही चेक करना। क्या? अगली बार कुर्सियाँ ढोना। ज़ुबान बहुत लंबी तेरी, काबू में रखना ना सीखा। अब देख तेरी ज़ुबान तेरे को कहाँ पहुँचाती है। बंदी ने तमक कर सिर उठाया। तू अमर नायक का एक बहुत पोशीदा राज जान गया है। ना सिर्फ जान गया है, उसकी बाबत मुंह फाड़ने की नादानी भी कर बैठा है। अभी बोले तो फटे हुए मुंह को सीना जरूर है, इस वास्ते। नायक के हाथ में गन फिर प्रकट हुई। उसने गन का घोड़ा खींचा। ये काम ज़रूरी। उसने अपना फिक्रा पूरा किया।
बंती पछाड़ खाकर धराशायी हुआ तो उसे दूसरी सांस न आई। सबने उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझती साफ देखी। अक्खा इडियट साला। एकाएक स्तब्ध हो गए। हॉल में नायक की आवाज़ बड़े डरावने अंदाज से गूंजी। इसकी ज़रूरत की सज़ा तो इसे मिलनी ही थी, लेकिन वो इतनी बड़ी ना होती अगरचे कि ये मुंह ना फाड़ता क्या। किसी ने जवाब न दिया, सोलंकी ने भी नहीं। नायक सोफ़ा चेयर से उठा और केतकर से मुखातिब हुआ। इंतज़ाम कर। केतकर ने सहमति में सिर हिलाया। आधी रात होने से पहले क्या? केतकर का सिर फिर सहमति में हिला। मीटिंग बर्खास्त हो गई। केतकर के अलावा सब लोग वहाँ से रुखसत हो गए। सोना कुर्सियों में था। ट्रक में लदी 150 से ज़्यादा लोहे की फोल्डिंग कुर्सियों में से 20 का फ्रेम सोने का था, जिसको छुपाने के लिए उस पर पेंट की मोटी परत चढ़ाई गई थी। हर कुर्सी की बाहरी पीठ पर स्टेंसिल से दर्ज था, छत्रपति डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स, शुक्ला रोड, चर्च गेट, मुंबई 400032। बाद में जब पहले से बने ग्राहकों को सोना फरोख्त किया जाता था, उन्हें अगर वो निसंकोच कबूल करें, कुर्सियाँ ही थमा दी जाती थी। कुर्सियाँ नाकबूल करने वालों के लिए सोने वाली कुर्सियों के फ्रेम पिघलाकर उनमें से सोना बरामद किया जाता था, फिर उनके सुपुर्द किया जाता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि कैसे एक पक्का मवाली, एक भाई, सुधर गया था और एक जायज़ कानूनी धंधा अख्तियार किए था। उस संदर्भ में भाई सलमान गाजी की भी मिसाल दी जाती थी, जो कि भाईगिरी में बहुत ऊंचा पहुंच चुकने के बाद उस धंधे से रिटायर हो गया था। बहरहाल दोनों ने थोड़ी कमी बेशी के साथ इस पुरानी कहावत को गलत साबित करके दिखाया था कि वो तो कंबल को छोड़ते थे पर कंबल उन्हें नहीं छोड़ता था। उस कवर के तहत अमर नायक के कैंप में सब सुचारू रूप से चल रहा था, जबकि महाशया ने अनंतराव धोवाले की सूरत में वो फच्चर आन पड़ा था। जीत सिंह ने अपनी टैक्सी की रफ्तार कम की। आगे फुटपाथ पर खड़ा एक आदमी उसे हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। उसके पहलू में टीन का एक बड़ा सा ट्रंक रखा था। पैसेंजर? बढ़िया। स्टैंड पर से सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए वहाँ से निकलकर वो पैसेंजर की तलाश में ही भटक रहा था। उसका रेगुलर टैक्सी स्टैंड नागपाड़ा में भूतपूर्व अलेक्जेंड्रा सिनेमा के करीब था। पिछले रोज़ उसने देर रात तक पैसेंजर ढोए थे। नतीजतन सुबह 4 बजे वो जम्बूवाड़ी अपनी खोली में आकर लगा था। दोपहर होने की थी जबकि सोकर उठा था और आधे घंटे में फिर अपने टैक्सी स्टैंड पर हाज़िरी भर रहा था, जहाँ पता नहीं क्यों उस रोज़ पैसेंजर्स का तोड़ा था। इंतज़ार से आजिज़ आकर राह चलता पैसेंजर मिलने की उम्मीद में वो रोड पर निकल लिया था। उस घड़ी वो महापालिका मार्ग से गुजर रहा था और वो बिडू, उसका संभावित पैसेंजर, तिराई की सिग्नल लाइट के करीब फुटपाथ पर खड़ा था। उसने उसके करीब टैक्सी रोकी और फुटपाथ की ओर खिड़की का शीशा गिराया। दादर वेस्ट। वो शख्स खुले शीशे से भीतर झांकता बोला। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। ट्रंक डिक्की में रखने का। जीत सिंह टैक्सी में से बाहर निकला और फुटपाथ पर ट्रंक के पास पहुंचा। उसने ट्रंक को हिला डुला कर देखा। बहुत भारी है, वो बोला। मैं हेल्प करेगा ना? पैसेंजर बोला। 2 जनों के लिए क्या भारी है? इसका अलग से चार्ज होगा। कितना? दिखावे के लिए जीत सिंह ने ट्रंक को एक बार फिर हिलाया डुलाया। 50। फिर बोला, ठीक है, खोल। जीत सिंह ने टैक्सी के भीतर ड्राइवर सीट के करीब से लीवर खींचकर डिक्की का लॉक खोला और वापस पीछे जाकर उसका ढक्कन उठाया। दोनों ने ट्रंक उठाकर डिक्की में लादा। उसे कई बार एडजस्ट किया। नहीं चलेगा, पैसेंजर बोला। रस्सी रखता है ना? रखता है। बांधना पड़ेगा। निकाल। जीत सिंह ने डिक्की में से रस्सी काबू में की। दोनों ने मिलकर रस्सी बांधी और ट्रंक को महफूज किया। फिर दोनों टैक्सी में सवार हुए। जीत सिंह आगे ड्राइविंग सीट पर और पैसेंजर पीछे। जीत सिंह ने इंजन स्टार्ट किया और टैक्सी को गियर में डाला। बहुत भारी था, वो बोला। वो बहुत वजन था। क्या भरा है बाप? पैसेंजर ने जवाब न दिया। उसने खामोशी से एक सिगरेट सुलगा लिया। जीत सिंह को धुएं की मुश्क बड़ी तीखी लगी। बीड़ू कहीं गाजा तो नहीं खींचता था? उसने मन ही मन सोचा। आजकल फैशनेबल था। 20 मिनट टैक्सी मुंबई की विभिन्न सड़कों पर खामोशी से दौड़ी। आगे सिग्नल से दाएं, एकाएक पैसेंजर बोला। टैक्सी उस वक्त सावरकर मार्ग पर दौड़ रही थी। सिग्नल से दाएं जो सड़क थी उसका नाम बाबरेकर मार्ग था। उसने टैक्सी को दाएं मोड़कर बाबरेकर मार्ग पर डाला। बस, पैसेंजर बोला। जीत सिंह ने टैक्सी को फुटपाथ के साथ लगाकर रोका। उसने नोट किया उसके पैसेंजर ने टैक्सी एक सकरी गली के दहाने के करीब रुकवाई थी। इधर उतरने का? जीत सिंह ने संदिग्ध भाव से पूछा। हाँ। वो टैक्सी का फुटपाथ की ओर का दरवाज़ा खोलता बोला। भारी ट्रंक है, आगे कैसे लेके जाएगा बाप? मैंने उस गली में ही जाना है जिसके दहाने के करीब है। टेम 2 खड़ेला है। मैं लेके चलता है ना गली में? गली बहुत तंग है। टैक्सी चली तो जाएगी लेकिन वापस घुमाने में प्रॉब्लम होने का तेरे को। बैक गियर मारेगा ना? मेरे को गली में काफ़ी अंदर तक जाने का। किधर तक बैक गियर मारेगा? बोले तो अभी कैसे पहुँचेगा?
अभी फ़ोन लगाएगा 2 बीड़ू इधर बुलाने का वास्ते जो ट्रंक उठा के लेके जाएंगा। ओ फ़ोन लगाएगा, बीड़ू बुलाएगा, सब सोच के रखा है बाप। ट्रंक उतरवा अभी। टैक्सी के पीछे पहुंचकर उसने रस्सी खोली, फिर दोनों ने ट्रंक उठाकर फुटपाथ पर रखा। बहुत भारी, वो बोला। मैं 50 रुपये कम बोला। अभी जास्ती मांगता है तेरे को, पैसेंजर भुनभुनाया। नहीं जास्ती तो नहीं मांगता, पर खैर। भाड़ा बोल। जीत सिंह ने मीटर पर निगाह डाली, फिर बोला 170 और 50 ट्रंक के, 220 देने का बाप। पैसेंजर ने जेब से 1-2 हज़ार रुपये का नोट बरामद किया और उसकी तरफ बढ़ाया। अरे बाप, जीत सिंह तनिक हड़बड़ाया। अभी तो तुम मेरा पहला पैसेंजर, इस इतने वाले का छुट्टा मेरे पास किधर से आएगा? मैं लौटाने के वास्ते 70-80 रुपये किधर से लाएगा? कहीं से बना के ला। मेरे को टैक्सी छोड़ के नहीं जाने का, बैंक से फाइनेंस करवाइए। कोई पंगा पड़ गया तो बोले तो प्रॉब्लम। क्या पंगा? मैं साला तेरा टैक्सी लेके भाग जाएगा? क्या पता लगता है बाप, जमाना ख़राब। इधर अपना मुंबई का बीड़ू लोग और जास्ती ख़राब। क्या? अरे तो अभी क्या करने का? वो तनिक झल्लाया। छुट्टा खुद लेके आने का, प्लीज़ करके बोलता है बाप। रंग तेले वाले छोड़कर। क्या बोला? अभी तूने आइडिया सरका है कि मैं तेरा टैक्सी लेके निकल लेगा, ऐसी तू भी मेरा ट्रंक लेके भाग सकता है। बॉम्ब मारता है बाप। मैं सारा अकेला तुम्हारा इतना वजनी ट्रंक उठाकर वापस डिग्गी में रख सकता है? ओह, पर बाप तुम टैक्सी लेके भाग सकता है, ड्राइव कर लेता है ना। तेरी टैक्सी लेके भाग जाऊंगा तो ट्रंक पीछे छोड़ जाऊंगा। बोले तो? क्या बोले तो? अरे खजूर, तू अकेला ट्रंक डिग्गी में नहीं ला सकता तो मैं भी तो नहीं ला सकता। तुम मेरे को कंफ्यूज करता है बाप, जीत सिंह झुंझलाया। अभी छुट्टा खुद जाके लेके आने का, मैं वेट करता है। पैसेंजर ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, फिर ख्याल बदल दिया। सहमति में सिर हिलाते उसने सड़क पर कदम डाला और सड़क पार करके दूर दिखाई देती मार्केट की ओर बढ़ चला। पीछे जीत सिंह ने एक सिगरेट सुलगाया और टैक्सी के बोनट के साथ टेक लगाकर सिगरेट के कश लगाता इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार बेनतीजा निकला। पैसेंजर ना लौटा। गैर मामूली लंबे इंतज़ार के बाद ना लौटेगा। जीत सिंह ने खुद को तसल्ली दी। उसका ट्रंक इधर लौटेगा। प्रतीक्षा में उसने नया सिगरेट सुलगा लिया। उसने सिगरेट के 1-2 कश लगाए, फिर टैक्सी का पहलू छोड़कर ट्रंक के करीब पहुंचा। नाहक वक्त गुजारी के अंदाज से उसने ट्रंक का मुआयना किया। टीन के उस ट्रंक के एक लंबे पहलू के आजू बाजू 2 कुंडे थे, जिनमें से एक में ताला लटक रहा था। उसने ताले को उंगलियों में थाम कर आजमाया, परखा। छोटा सा मामूली ताला। ऐसा ताला कोई ऐसे ट्रंक को तो नहीं लगाता था जिसमें कि कोई कीमती सामान भरा हो। नहीं होगा कीमती सामान, उसने खुद से जिरह की। ज़रूरी नहीं कि जो सामान वजनी हो वो कीमती भी हो। फिर वो अपने आप पर झुंझलाया। कुछ हो साला, मेरे को क्या? उसकी आशापूर्ण निगाह दूर दूर तक भटकी। वो लौटता न दिखाई दिया। क्या माजरा था? अब वो परेशान उठा। उसका ट्रंक किधर है? वो गायब। कैसे होगा? क्या करे वो ट्रंक का? उसने उस बात पर संजीदगी से विचार किया। पढ़ा रहा इद्रिस साला। फिर झुंझलाते हुए उसने सोचा, मेरे को क्या? पढ़ाया ना मेरे को, मेरा भाड़ा, मेरी बोनी। अभी क्या करे भाड़े का? अक्खा दिन साला इद्रिस नक्की करे, कैसे होगा? शाम तक तो साला 10 पैसेंजर मिल जाएगा। और इंतज़ार की, उसके मगज ने गवाही ना दी। साला मर खप गया किधर जाके। यूं ही उस पैसेंजर पर और ख़ुद पर करपते उसने सिगरेट से किनारा किया। टैक्सी में सवार हुआ और इंजन स्टार्ट किया। थांबा। आवाज़ ऐसी कड़क थी कि उसने घबराकर इग्निशन ऑफ कर दिया और गर्दन घुमाकर आवाज़ की दिशा में देखा। एक 3 फीती पुलिसिया उसकी तरफ लपका चला आ रहा था। शशंक भाव से जीत सिंह ने उसे करीब आते देखा। किधर जाता है? हवलदार अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। साला अपना ट्रंक इधर काय वास्ते छोड़ के जाता है? मेरा नहीं है, जीत सिंह बोला। पैसेंजर का है। बाहर निकल के बोल जो बोलने का। मन ही मन उसे कोसता जीत सिंह टैक्सी से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हुआ। अभी बोल, कौन से पैसेंजर का है? हवलदार सख्ती से बोला। किधर है पैसेंजर? गुलाबी वाले गांधी का छुट्टा लेने वो सामने की मार्केट में गया था, पता नहीं किधर गया। 5 मिनट का काम, मैं साला 1.25 घंटा वेट किया, पता नहीं किधर गया, लौटा ही नहीं। ट्रंक पीछे छोड़ गया। अभी बोले तो ऐसे ही का है, मेरे को क्या मालूम। बम मारता है साला, बोलता है मेरे को क्या मालूम। सच्ची बोलता है बाप, मैं तो अपनी सच्ची को पिछवाड़े में ले। साला कैसे नहीं मालूम? ऐसे कोई अपना सामान छोड़कर जाता है? वो गया ना। नाम बोले तो? जीत सिंह। पैसेंजर का? मेरा। अरे मैं पैसेंजर का नाम बोलने को बोला, मेरे को कैसे मालूम होगा? अपना नाम बता के कोई पैसेंजर भाड़े के टैक्सी में बैठता है? वो सोचने लगा। ट्रंक में क्या है? फिर बोला। भारी जान पड़ता है। भारी ही है, जीत सिंह बोला। इतना कि एक जने से नहीं उठ सकता, आजमा के देखो। नहीं मांगता। अभी तू बोला तो ऐसे ही छोएगा क्या? जीत सिंह ने जवाब ना दिया। ट्रंक इतना भारी तो तूने पूछा नहीं साला, क्या भर के रखा था? पूछा, मेरे को झड़क दिया। हवलदार ट्रंक के पास पहुंचा। उसने उसे हिला डुला के देखा।
भारी तो है बहुत। फिर बोला, एक बुड़ू तो नहीं उठा सकता, यही बोला मैं। सुना मैं जो बोला, अभी बोल, पैसेंजर को छुट्टा लेने गए कितना टाइम हुआ? बाप, मैं पहले ही बोला कि। फिर बोला, पौन घंटा हो गया है। पौन पौन घंटा कितना होता है? 45 मिनट, बोले तो उससे भी जास्ती। मेरे को दिहाड़ी कमाने का इतना टाइम इधरिश वेस्ट करेगा तो कैसे होगा? तो ट्रेन को यूँ बीच में छोड़कर पीछे छोड़ के नहीं जा सकता। पैसेंजर लौटेगा ना ट्रंक लेने। खजूर, तेरे को मालूम लौटेगा तो भाड़ा छोड़ के भागा क्यों जा रहा था? जीत सिंह से जवाब देते ना बना। थाने चल। क्या क्या बोला? जीत सिंह हड़बड़ाया। तिरंग को वापस टैक्सी में लादने का और थाने लेके चलने का, ये बोला मैं क्या? जीत सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। पता नहीं किस मनूस का मुंह देख के खोली से निकला था जो ये मुसीबत गले पड़ गई थी। टेम खोटी नहीं करने का, हवलदार कर्कश स्वर में बोला। बाप, कुछ लिहाज करो ना, मैं गरीब बिड़ू। ये लिहाज ही है ढक्कन, तेरे को उधर थाने में ड्यूटी ऑफिसर को अपना स्टोरी बोलने का और टिरंग माल खाने में जमा कराने का। देर सबेर जिसका टिरंग बोले तो तेरा पैसेंजर थाने ही पहुंचेगा अपने गुमशुदा टिरंग की रपट दर्ज कराने। ये जानकर सोच, उसको कितना खुशी होगा कि उसका गुमशुदा सामान एन सेव करके थाने में मौजूद था। तब वो तेरा भाड़ा भी चुकता करेगा क्या? तो मेरे को क्या मालूम? अरे भाड़ा नहीं देगा तो ट्रिंक नहीं देगा। बढ़िया पर बाप, तुम तो फील्ड में ड्यूटी करता है, तुम तो वो टाइम थाने में होएगा नहीं। माथा फिरेला है। ओपरा माला बिल्कुल खाली साला, को समझता ही नहीं। बोले तो अभी मेरे को तेरे साथ थाने चलने का। ओ क्या हो, क्या सोचता था मैं तेरे को अकेला थाने जाने को बोलता था? नहीं साला, अकेला जाएगा तो गायब ही हो जाएगा, फिर पकड़ में आएगा तो बोलेगा ट्रंक था ही नहीं, ट्रंक वाला कोई पैसेंजर था ही नहीं। अरे नहीं बाप, बोले तो हो सकता है तेरी थाने में मौजूदगी में ही तेरा ट्रंक का मालिक पैसेंजर वहाँ पहुँच जाए, तब भाड़ा लेना उससे। ना पहुँचा तो तू निकाल लेना। मैं ड्यूटी ऑफिसर को बोल के रखेगा कि ट्रंक की सुपुर्दगी के टाइम उससे तेरा भाड़ा भी वसूलने का। कितना है? 220 रुपया बरोबर। अपना ड्यूटी फिनिश करके जब मैं थाने पहुंचेगा तो तेरा रोकड़ा ड्यूटी ऑफिसर से मैं ले लेगा। वो देगा? काय वास्ते नहीं देगा? तेरा भाड़ा साला मामूली रकम, अफसर लोगों का कैरेक्टर साला अभी इतना नीचे नहीं गिरा कि तेरे भाड़े जितनी मामूली रकम पर नियत मैली करें। और सिपाही लोगों का, हवलदार लोगों का क्या भगता है साला, एक देंगा कान के नीचे। सॉरी बोलता है बाप, बोले तो जुबान फिसल गई। जुबान पर काबू रखना सीख। अभी शुरू करेंगे ना? अच्छा करेगा, वरना अभी एक बात और पूछने का, फिर निकलते हैं। पूछ। बोले तो दो। अरे पूछ भी चुक। तो मेरा नाम पूछना मांगता था मैं। शिवराम। शिवराम माने दूसरी? मेरे को कैसे मालूम होएगा कि पैसेंजर थाने गया, ट्रंक ले गया, मेरा भाड़ा दे गया? मैं तेरे को खबर करेंगा। अपना मोबाइल नंबर बोल। जीत सिंह ने बोला। हवलदार ने नोट किया, साथ में टैक्सी का नंबर भी। जीत सिंह को थाने में बैठे 1.5 घंटा हो गया था। पास जितने सिगरेट थे वो फूंक चुका था। उसने सिगरेट का नया पैकेट खरीदने के लिए थाने से बाहर का रुख करने की कोशिश की थी तो उसे डांट कर वापस बिठा दिया गया था। उस घड़ी 3:30 बजने को थे और उसे भूख भी सता रही थी। उस बाबत उसने एक सिपाही को बोला था तो जैसे उस पर रहम खाकर उसने बाहर कहीं से चाय और पाव मंगा दिया था। जो छोकरा वो सामान लाए उसने पैसे उससे पहले चार्ज कर लिए। चाय और पाव की नाकाफ़ी नवाजिश से वो फारिग हुआ तो इंतज़ार फिर शुरू हो गया। आखिर एक हवलदार उसके पास पहुंचा। चल, वो बोला, साहब बुलाता है। कहाँ? वो शशंक भाव से बोला। अपने ऑफिस में, और कहाँ? चल हेल अब। वो हवलदार के साथ हो लिया। जिस बंद दरवाजे के सामने आखिरकार हवलदार ठिठका, उस पर एक नाम पट लगा था जिस पर दर्ज था इंस्पेक्टर सदाशिव राजा राम सुरवे, थानाध्यक्ष। बंद दरवाजे के बाहर एक स्टूल पर एक सिपाही बैठा था। मारुति राव। हवलदार सिपाही से मुखातिब हुआ। इसे साहब के पास पहुंचा। साहब बुलाया, मैं जाता है। सिपाही मारुति राव ने उठकर पहले दरवाज़ा खटखटाया, फिर हौले से उसे धक्का दिया। उसने जीत सिंह को भीतर जाने का इशारा किया। उसे हिचकिचाता पाया तो बाँह पकड़कर उसे भीतर किया और उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। भीतर एक विशाल ऑफिस टेबल के पीछे बैठे 3 सितारों से सुसज्जित वर्दीधारी इंस्पेक्टर ने उसे करीब आने का इशारा किया। वो झिझकता सा टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। एसएचओ ने सिर से पांव तक उसका मुआयना किया। जीत सिंह अपने आप में सिकुड़ कर रह गया। मुआयना लंबा चला तो वो और भी विचलित हुआ। जीत सिंह, आखिर एसएचओ बोला। उसका सिर हौले से ऊपर नीचे हिला। एसएचओ ने घूर कर उसे देखा। जी हाँ, जीत सिंह नाम मेरा। टिक के खड़ा हो, हकलाना बंद कर। उस कोशिश में जीत सिंह ने जोर से थूक निकली। कोई और नाम तेरा? नहीं बाप। सर, साहब, एक ही नाम साहब। लोकल तो नहीं है? नाम से ही जाहिर है। पीछे किधर से है? हिमाचल से। मुंबई में कब से है? यही कोई 6.5 साल से। तभी मुंबई है जुबान बोलता है। आदत हो गई है साहब। टैक्सी कब से चलाता है? 6 महीना हुआ। टैक्सी भाड़े की है अपनी? अपनी साहब।
पर बैंक रोकड़ा दिया। बैंक से फाइनेंस कराई? यही जी बोलते हैं साहब। कौन सा बैंक? नागरिक कल्याण बैंक, लाल बाग ब्रांच। रहता किधर है? जम्बूवाड़ी। उधर इसी नाम की चाल है उसमें। लाइसेंस दिखा। जी। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा भाई। जी सिंह ने आदेश का पालन किया। एसएचओ ने लाइसेंस पर सरसरी निगाह दौड़ाई, फिर बोला, इस पर तो चिंच बोकली का पता है। उधरीच रहता था साहब। मेरा आधार कार्ड उस पते का, इस वास्ते ड्राइविंग लाइसेंस पर यह पता, इस वास्ते बैंक में ये पता। अब रिहाइश क्यों बदली? जम्बूवाड़ी क्यों रहने लगा? साहब अखे ड्राइवर बिडू उधरीच, इस वास्ते। सब तेरे दोस्त? हाँ साहब। आज सुबह 10 और 12 के बीच कहाँ था? क्या करता था? अपनी खोली में था, सोता था। दोपहर तक सोता था? साहब सुबह 4 बजे घर लौटा। साबित कर सकता है दोपहर तक जम्बूवाड़ी अपनी खोली में था? साहब दोपहर तक सब मर्द लोग अपने कामकाज पर निकल गए होते हैं। औरतें भीतर घरों में घर के कामकाज संभाल रही होती हैं। कोई देखा तो नहीं वो टाइम मेरे को कि मैं अपनी खोली में सोता था? बाहर निकलते तो देखा होगा। टैक्सी किधर खड़ी करता है? उधरीच, भीतर यार्ड में। सब ड्राइवर उधरीच खड़ी करते हैं। जो पूछा जाए उसका जवाब देने का, आजू बाजू की नहीं हाँकने का। सॉरी बोलता है साहब। जब खोली से काम पर निकला था, जब जाके टैक्सी में बैठा था, तब तो किसी ने देखा होगा। चिंतित भाव से उसने इनकार में सिर हिलाया। बोले तो साबित करना मुश्किल कि दोपहर तक तू जम्बूवाड़ी अपनी खोली में था। अभी क्या बोलेगा साहब? कभी गिरफ्तार हुआ? नहीं। जेल गया? हवालात में बंद हुआ? साहब जब गिरफ्तार नहीं हुआ तो जवाब दे। अब फिर झूठ बोलेगा तो पछताएगा। अब फिर बकवास बंद कर, जवाब दे। साहब एक टाइम एक झूठा केस मेरे पर बना था तब। एक टाइम एक जीत सिंह के नाम वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ था और गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये के नाम का ऐलान हुआ था। तो वो जीत सिंह? साहब वारंट खारिज हुआ था और इनाम का ऐलान वापस लिया गया था। ठीक ठीक, पर तू वो जीत सिंह, हाँ या ना में जवाब दे। हाँ। झूठ बोला कि गिरफ्तार नहीं हुआ था? बेगुनाह गिरफ्तार हुआ था साहब। अदालत ने मेरे को बाइज्जत बरी किया था। बाइज्जत नहीं छाणे, बाइज्जत नहीं। बाइज्जत वो बरी होते हैं जिनकी इज्जत होती है, जिनकी इज्जत पर कोई नाजायज़ बेबुनियाद हर्फ आया होता है। तो बरी हुआ था क्योंकि तेरे खिलाफ केस अदालत में नहीं टिक सका था और मजिस्ट्रेट को मजबूरन तेरी रिहाई का ऑर्डर जारी करना पड़ा था, समझा? जीत सिंह ने कठिन भाव से सहमति में सिर हिलाया। अदालत से बरी हो जाना किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं होता, कानून की मजबूरी का सबूत होता है, क्योंकि कानून वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। जो दिखाया जाता है वो नाकाफ़ी होता है या फरेबी होता है। तो गुनाहगार भी संदेह लाभ पाकर अदालत से छूट जाता है। यह भी समझा? अभी मुंडी नहीं लाने का। हाँ। टैक्सी ड्राइवर से पहले क्या करता था? पहले भाड़े की टैक्सी चलाता था। सवाल को ध्यान से नहीं सुनता। भाड़े की या अपनी? ड्राइवरी से पहले क्या करता था, यह पूछा मैंने। जीत सिंह खामोश हो गया। मुश्किल सवाल पूछ लिया। ऐसा जो सहज भाव से बोला, खैर मैं आसान करता हूँ तेरा काम। उससे पहले तू एक्सपर्ट वॉल्ट बस्टर था। जीत सिंह घबराया। उसका मुंह खुला बंद हुआ। जीत सिंह ताला तोड़ था। ताला तोड़ साहब? ताला जोड़ साहब, वो व्याकुल भाव से बोला। ताला जोड़। उधर कॉम्फ्रेड क्रॉफोर्ड मार्केट में मेरा ठिया था, जिधर मैं तालों की कोई चाबियां बनाता था। कोई ताला ना खुले तो ठिकाने पर जाकर उसे खोलता था और नवी चाबी बना के देता था। जब ऐसा हुनरमंद था तो टैक्सी क्यों चलाने लगा? साहब कोई बरकत नहीं थी, मामूली मुनाफा भी मुश्किल से होता था। कई कई दिन ग्राहक नहीं आता था। बुलावे पर तो जाता था, विजिट पर, डॉक्टरों की तरह मुँह मांगी फीस कमाने। साहब ऐसा बुलावा कई कई दिन नहीं आता था, बल्कि महीना महीना, 2-2 महीना नहीं आता था। जब आता था तब तो चांदी होती होगी तेरी, मुँह मांगी फीस मिलती होगी। बरोबर साहब, पर महीनों में एक बार मिली तो क्या मिली? मजबूरी में छोड़ा वो काम साहब। यह सुधरने का मन किया? जी। सुधरने वाली जात तो नहीं लगता तू, लेकिन खैर। उसने घंटी बजाई। तत्काल सिपाही मारुति राव भीतर पहुंचा। इसे ट्रंक दिखा के ला, एसएचओ ने हुक्म दिया। मैं देखा साहब, जीत सिंह व्यग्र भाव से बोला। मैं ही तो इधर लाया। अंदर से भी देखा था? नहीं। तेरे को पहले भी बोला फालतू बकवास नहीं करने का, याद नहीं रख सकता कोई बात? सॉरी बोलता साहब। लेके जा। इंस्पेक्टर सिपाही से मुखातिब हुआ। वापस इधर लाना है। सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया। जीत सिंह से बोला, चल बेड़ो। झिझकता था जीत सिंह उसके साथ हो लिया। सिपाही के साथ वो उसी गलियारे में चलने लगा जिसमें से गुजर कर वो हाकिम के ऑफिस तक पहुंचा था। गलियारे के ऐन सिरे पर एक बंद दरवाज़ा था, जिसे सिपाही ने उससे एक कदम आगे बढ़ के खोला और घूमकर जीत सिंह को इशारा किया। पूर्व झिझकते जीत सिंह ने चौखट लांगी और कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि वो एक 10 गुना 12 फुट का कमरा था, जिसमें एक मामूली सी मेज कुर्सी के अलावा कोई चीज़ थी तो वह उसका वहाँ लाया ट्रंक था। उसने ये भी नोट किया कि ट्रंक में पहले जो इकलौता ताला लगा हुआ था वो तब उसके कुंडे में मौजूद नहीं था। ट्रंक को अब ताला नहीं है। पीछे से सिपाही की आवाज़ आई। आगे बढ़, ढक्कन उठा और भीतर का सामान चेक कर। मैं चेक करूं? हाँ, साहब का हुक्म है।
ताला पहले तो लगा था, मामूली ताला था, साहब के हुक्म पर मैंने खोला था, 2 झटकों में खुल गया था। साहब को मालूम भीतर क्या था? हाँ मालूम। अब तो फिर मेरा देखना क्यों जरूरी? क्योंकि साहब का हुक्म है। तू बोल, तेरे को साहब का हुक्म कबूल नहीं? मैं यहीं तेरे डंडा परेड का इंतज़ाम करता है। तत्काल जीत सिंह आगे बढ़ा और ट्रंक के करीब पहुंचा। बोले तो सिपाही अपना ज्ञान बगाड़ता बोला, ताला हिफाजत के वास्ते नहीं था, दिखावे के वास्ते था साला। मेरे को क्या? जीत सिंह बोला, मेरे को क्या भीतर का सामान निकालना था जो मैं ताले को परखता? साला मगज में आया होगा ही नहीं कि ताला मामूली। जीत सिंह के मगज में नहीं आया होगा। अभी लिप नहीं देने का, जो काम आप बोला वो करने का। अरे इतना तो बोल दिया कि क्या है भीतर। जीत सिंह खींच कर बोला, जब साहब को मालूम तो मेरे को मालूम होने में क्या बांधा है? साला डेढ़ दीमक, बाज नहीं आता सवाल करने से। अबे खोलेगा तो खुद जानेगा ना। कोई स्मगलिंग का माल? देवर है ये तो डंडा परेड करा के ही मानेगा। वापिस चल। अभी 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 जीत सिंह ने जल्दी से ट्रंक का ढक्कन उठाया और भारी सस्पेंस के हवाले भीतर झाँका। तत्काल उसके मुंह से तीखी सिसकारी निकली। ढक्कन उसने यूं हाथ से छोड़ा जैसे उसमें करंट, और 2 कदम पीछे हट गया। क्या देखा? सिपाही मारुति राव उसकी बदहवासी का आनंद लेता बोला। जीत सिंह ने जवाब न दिया, वो तो अभी भी शौक में था। अबे खजूर बोल, क्या देखा? साहब पूछेगा। लाश लाश देखी। और साहब को बोलूँगा। क्या बोला? तब तक मेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। ओह ये बात, ठीक है चल। भारी कदमों से चलता वो सिपाही के साथ हो लिया।